हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा? विग्रह चतुर्थ पढ़ लिया था। चलो सुनाओ देख थोड़ा। नरपति नालय की पुस्तक बताओ। कौन सी? बिसल देव रासो। कौन सी भाषा में? ये किसकी उपबोली है? कहां से कहां के बीच बोली जाती? अच्छा, बिसल देव या इसकी जो आपकी विग्रह चतुर्थ की उपाधियां बताओ देखिए। ये तो बिसल देव और एक कौन सी है? कवि बंधु। कवि बंधु किसमें लिखी हुई है? पृथ्वीराज विजय। सोमदेव की किताब का नाम बताओ। ललित विग्रहराज किस किस की प्रेम कहानी है? साथ ही इसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज ने किसको हरा दिया था। अच्छा, विग्रहराज ने एक दिन के लिए पशु हत्या बंद की थी महीने में। कौन? किसके कहने पर? खुद ने एक नाटक लिखा था। वो कौन से नाटक पर आधारित है? कौन सा एक नगर बसाया था? यहाँ पे क्या क्या बनवाए गए थे? अजमेर में क्या बनवाई गई थी? संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था उसका? सरस्वती कंठाभरण। बाद में किसने तोड़ दी थी? और तोड़ के क्या बना दी? मस्जिद। क्या बना दी? उस मस्जिद को हम क्या बोलते हैं? और उसके पास में किसका उर्स लगता है? कितने दिन का उर्स लगता है? अच्छा, दिल्ली में कौन से वंश को पराजित किया था? अब तोमर इसके क्या बन गए थे? कौन सा स्तंभ लेख लगवाया था? दिल्ली शिवालिक। ये किसके ठीक नीचे लिखा हुआ? दिल्ली टोपरा। गुजरात के कौन से राजा को हराया था? कुमारपाल चालुक्य। और कौन कहता है कि इसका टाइम पीरियड जो था अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल? दशरथ शर्मा। ये किसको हटा के राजा बना था? जगदेव। किसको मार के राजा बना था? अरुणराज को। अरुणराज जो था उसके दरबार में 2 जैन विद्वान थे, देवबोध और धर्म घोष। उसके दरबार के 2 जैन विद्वान थे। अच्छा, अरुणराज जो था उसने एक झील का निर्माण करवाया था। ये झील उसी जगह पे बनाई गई थी जहां पर युद्ध हुआ था। युद्ध में उसने किसको हराया था? तुर्कों को। पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया था? मालवा के कौन से राजा को हराया? नरवर। गुजरात के एक राजा को हराया और एक राजा से हार गया। जयसिंह सिद्धराज को हराता है और कुमारपाल से हार। जयसिंह सिद्धराज की राजकुमारी से शादी करता है, कांचन देवी। क्या नाम था? अच्छा, अरुणराज को उसके पिता ने राज्य सौंप के खुद सन्यासी बने थे, अजयराज। अजयराज ने कौन से मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया था? किसके बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? दिगंबरों। और अपनी कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? किस धातु के सिक्के चलाए गए? अच्छा, और गजनी के राजाओं को हराया तो किताबों में क्या लिखा हुआ है? गर्जन मातंगो। किसको हराया था? गर्जन। और अजमेर की स्थापना कब की? और यहाँ पर किसका निर्माण करवाया? किला। क्या बनवाया था? किला। अच्छा, वेरी घट किसको कहा गया? गोविंद थर्ड को। ऐसा कौन सी किताब में कहा गया? पृथ्वीराज विजय में। कौन कहता है कि उसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया? फरिश्ता। कौन कहता है? आशापुरा माता का मंदिर कौन बनवाता है? विग्रहराज सेकंड। कहां बनवाता है? किसको हरा के बनाता है? मूलराज फर्स्ट। कौन से वंश का कहां का राजा था? गुजरात का चालुक्य वंश। 108 युद्धों का विजेता वागपति राज। उसके बेटे लक्ष्मण राज ने कहां पे? नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना। आत्मप्रभा किसकी रानी थी? एक और नाम क्या था? कौन सी झील में पूजा करती? किसकी पूजा करती? कितने लैंप जला के? और क्या करती थी? योगा। अच्छा, कौन सा चौहान राजा पहला स्वतंत्र चौहान राजा था? गुवक। इससे पहले किसके अधीन हुआ करते? कौन से प्रतिहार राजा के दरबार में था? और नागभट्ट ने इसको क्या उपाधि दी? चौहानों का संस्थापक कौन था? कब स्थापना की? 551। ऐसा कौन सी किताब बताती है? राजशेखर। राजशेखर की किताब प्रबंध। चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सपारलक्स। मतलब कौन सी झील के आसपास? और कौन सा इतिहासकार कहता है सांबर के चारों तरफ रहते? रामकरण। वो कहता है चारों तरफ रहते, इसीलिए नाम क्या पड़ा था इनका? चौहान। राजधानी कौन सी थी? बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170। किसने लगवाया था? दिगंबर जैन लोला। कौन सा मंदिर में? किसने रचना की? किसने लिखा? किसने खोदा? चौहान कौन से ब्राह्मण है? सांबर झील किसने बनवाई? दिल्ली किसने जीती? कौन से राजा के टाइम का है? उसने कौन सा गांव दान में दिया? उसकी उपाधि क्या है? बिजोलिया का पुराना नाम? उपरमाल का
नागदा का, मंडलगढ़ का, दिल्ली का, सांबर का, नागौर का, नाडोल का, अब आपके भीनमाल का और जालोर का। इसमें प्रशासनिक विभाजन है, बताओ कौन कौन सा है? पल्ली और कायम रासो किताब किसकी है? नियामत खान का एक और नाम, कहाँ के नवाब थे? कौन से नवाब थे? कायम खानी नवाब हुआ करते थे। अच्छा, कौन कौन से हमें स्रोत ये बताते हैं कि वो इंद्र के वंशज थे? रायपाल का, शेवाड़ी। ब्राह्मण किस किस में बताया हुआ है? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रास और दशरथ। विदेशी कौन कौन बताता है? और इसमें चंद्रवंशी कौन बताता है? हास्य अभिलेख और सूर्यवंशी कौन कौन बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अच्छा, आपके अग्निवंशी कौन बताता है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की कौन सी पुस्तक? कौन से ऋषि कौन से पर्वत पे क्या कर रहे थे? यज्ञ में अग्निकुंड से कितनी जातियां, कौन कौन सी? सबसे लास्ट में कौन आए थे? ये जानकारियां और कौन कौन देता है? राजस्थान को राजपूताना कौन कहता है? जॉर्ज थॉमस। कहां का था वो? राजस्थान किस रूप में है? मराठों का मर्सिनरी कमांडर हुआ करता। कहां कहां अटैक किए थे? विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम बताओ। राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान कौन कहता है? टोड कहां का था? वो राजस्थान किस रूप में है? उसके गुरुजी कौन थे? उसे राजस्थान के इतिहास का, उसकी किताब का नाम बताओ। इसी का एक और नाम, एक और किताब, ट्रेवल्स इन वेस्ट इंडिया। इतनी बातें पढ़ी, चलो। इसी में एक बात लिखना, कल लिख रहे थे ना उसी में, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला है। कई बार आप किसी गांव में सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं, सरकारी स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है, बड़ा भया तो क्या बयान, जैसे पेड़ टूटे से, वो क्या है आगे, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, रहीमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ने घटियो, दान किए धन ना घटेर कह गए दास। दोहे लिखे होते हैं, अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती है। वैसे ही संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइनें थी, दो किताबों से उठा के वो लाइनें लिखी गई। एक किताब तो हरकेली, कौन सी? एक किताब ललित विग्रहराज। कौन सी किताब पढ़ी थी? दोनों किताबें। कोई पूछेगा कि अजमेर की संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर कौन कौन सी पुस्तकों की पंक्तियां लिखवाई गई, तो कौन कौन सी पुस्तकें? हरकेली और ललित। लिखो, नीचे एक लिखो और बॉक्स में बंद कर लेना अपने अलग से। अजमेर की संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल ऑफ अजमेर, अजमेर की संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल ऑफ अजमेर, अजमेर की संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखवाई गई थी। किस किस की पंक्तियां? हरकेली। बॉक्स में बंद कर लो इस बात को। कल मैंने एक चार्ट बनवाया था, बताओ देखिए उसमें विग्रह चतुर्थ के बाद में राजा किसको बनाया हुआ है? किसको बनाया हुआ है? अपर गंगे। लिखो अगला राजा लिखो। अपर गंगे। एक लाइन लिखो, यह विग्राज चतुर्थ का बेटा था। He was son of विग्राज फोर्थ।
यह विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ विग्रहराज फोर्थ। उधर वो जगदेव का बेटा कौन था? पृथ्वीराज सेकंड। उसने कहा यार अपर गंगे, तेरे पापा ने मेरे पापा को हटा दिया था, मैं तेरे को हटा दूंगा। वह विग्रह चतुर्थ ने किसको हटाया था? जगदेव ने। तो जगदेव के बेटे ने किसको हटा दिया? अपर गंगे। लिखो, जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड सन ऑफ जगदेव, जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड सन ऑफ जगदेव ने अपर गंगे को हटा दिया था। डिपोज्ड अपर गंगे, अपर गंगे को हटा दिया था। डिपोज्ड अपर गंगे। अगला राजा लिख लो, पृथ्वीराज सेकंड। सुनना, देखो पृथ्वीराज सेकंड के अपने को दो अभिलेख मिले हैं। एक तो है हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? कुछ याद है? हांसी अभिलेख में क्या बताया गया? चंद्रवंशी बताया गया। हांसी अभिलेख है ना, 1167 ईस्वी का हांसी का एक अभिलेख। विग्रह चतुर्थ ने जब दिल्ली जीती थी ना, तो दिल्ली में तोमरों का राज था, तो दिल्ली के आसपास के भी कई इलाकों पे उसने कब्जे किए थे। तो आसपास का एक इलाका कौन सा था? हांसी। हांसी पे तो कब्जा कर लेता है। तो पृथ्वीराज सेकंड ने हांसी में किला बनवाया। क्या बनवाया? और कहा इस किले की देखभाल कौन करेगा? तो अपने मामा जी की नियुक्ति करके आया, और इसके मामा जी का नाम था गोहिल किलहण। मामा जी का नाम क्या था? तो अब आपको पूछेगा कोई कि भाई हांसी में किले का निर्माण कौन से चौहान राजा ने करवाया था? तो किसने करवाया था? और वहां पे किसकी नियुक्ति कर दी? अपने मामा गोहिल किलहण की नियुक्ति। मैंने बताया था गोहिल जाति और किलहण नाम उल्टा लिखा करते थे। ऐसा एक अभिलेख इसका और मिला हमें भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में उस गांव का नाम है धोड़। क्या नाम है गांव का? धोड़ नाम का गांव। वहां से एक अभिलेख मिला अगले साल का, 1168 ईस्वी का एक अभिलेख मिला। धोड़ अभिलेख कहते हैं उसको, धोड़ इंस्क्रिप्शन। एक मंदिर से मिला, जिस मंदिर को कहते हैं रूठी रानी का मंदिर। क्या कहते हैं मंदिर को? रूठी रानी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर, नाम रूठी रानी पड़ा। बताता हूं कैसे। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था सुहाव देवी। क्या नाम रानी का? उस सुहाव देवी ने यहां पर ये शिव जी का मंदिर बनवाया, और शिव जी का मंदिर बनवा के उसके बारे का अभिलेख लगवाया। और उस अभिलेख में रानी सुहाव देवी लिखवाती है कि मेरे पति ने यह राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। किसे प्राप्त किया? उसके कहने का मतलब है कि मेरे पति को राजा उसके पिताजी नहीं बना के गए थे, ये तो जीता उसने, जीत के प्राप्त किया। जीता तो है उसने, अपर गंगे को हराया, अपर गंगे को हरा के जीता। तो अपर गंगे को हटा के राजा बनता है, ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? कौन से मंदिर से मिला? इसमें कौन सी रानी ये जानकारी देती? तो ऐसा माना जाता है कि सुहाव देवी ने यह मंदिर बनवाया होगा। बाद में सुहाव देवी हो गई होगी नाराज, इसलिए बाद में इस मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? वो कौन सा मंदिर? रूठी रानी जो बनवाया था, रूठी रानी ने बनाया था। धीरे धीरे लोग क्या बोलने लग जाते हैं बाद में? रूठी। जबकि मंदिर वास्तव में है किसका? शिव जी का। कौन से गांव से मिला है? धोड़ गांव से। एक मंदिर से मिला। उस मंदिर को हम क्या कहते हैं? उस मंदिर में जिस रानी का नाम, उस रानी का नाम क्या? और वो क्या कहती है कि मेरे पति ने अपना राज्य कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया? बाहुबल से, ताकत से प्राप्त किया। भीलवाड़ा में एक जगह और पड़ती है मेनाल। कौन सी जगह? और मेनाल के अंदर इसने, पृथ्वीराज सेकंड ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया। शिव जी वाले मंदिर का नाम है सुहेश्वर। क्या नाम है? मैंने दिन बताया था जिनके पीछे स्वर लगा हुआ है वो सारे मंदिर किसके हैं? रानी का नाम सुहाव देवी है, तो अपनी रानी सुहाव देवी के नाम पर मंदिर बनवाया, इसलिए नाम क्या रख दिया? पल्ले पड़ी तीन जानकारियां। एक अभिलेख कौन सा है, कब का है? अभिलेख बताता है कि पृथ्वीराज सेकंड ने यहां पे क्या बनवाया और किसको अपॉइंट किया। अभिलेख बताता है कि चौहान कौन से वंश के? चंद्रवंशी। कौन से हैं? पढ़ चुके। एक अभिलेख और मिला, उसका नाम क्या है? ये कब का है? कौन से मंदिर से? रानी का नाम क्या है? रानी कहती है कि मेरे पति ने अपना राज्य कैसे प्राप्त किया। और मैनाल में कौन सा मंदिर बनवाया? याद रहेगी बात? लिखो। 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी, 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी,
इसने यहां पर एक किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट ए फोर्ट हियर, यहां पर, कहां पर, हांसी में। इसने यहां पर एक किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट ए फोर्ट हियर, तथा अपने मामा गोहिल किलहन की नियुक्ति की। एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किलहन, तथा अपने मामा गोहिल किलहन की नियुक्ति की। एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किलहन, तथा अपने मामा गोहिल किलहन की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? गोहिल की। लाइन छोड़ के लिखो। 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, हाँ, सड़सठ, मैं 68 बोल गया था, इसमें मैं 68 बोला था। बोल भी लिया तो वापस चेक कर लेना भाई। कोई क्या लिखा, दूसरा क्या लिख रहे हो? 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल, धोड़ भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल, पृथ्वीराज ने राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। पृथ्वीराज गॉट हिज स्टेट बाय पावर, पृथ्वीराज ने राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। पृथ्वीराज गॉट हिज स्टेट बाय पावर, गॉट हिज स्टेट बाय पावर, पृथ्वीराज ने राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। इस अभिलेख में, इन दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख में, इन दिस इंस्क्रिप्शन, उसकी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है। उसकी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है। सुहाव देवी वॉज हिज क्वीन। उसकी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है। सुहाव देवी वॉज हिज क्वीन। लाइन चेंज करके लिखो। मिनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मिनाल। मिनाल भीलवाड़ा में जगह पड़ती। मिनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके स्टार लगाना है। पिछली बार थानेदार वाले एग्जाम में क्वेश्चन था। मिनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पानी की बोतल गर्म मंगवाना। मुकेश जी के गर्म पानी लागे। मिनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सुहेश्वर। चलो अगला राजा लिख लो। कौन है बताओ, देखिए आप वाले चार्ट को देख के बताओ कौन होगा अगला राजा। सोमेश्वर। सोमेश्वर लिखो तो। सोमेश्वर। सोमेश्वर कांचन देवी का बेटा था। पढ़ा हुआ आपने उसमें। हुआ क्या कि जगदेव ने अरुणोराज को मार दिया। जगदेव जब अरुणोराज को मार देता तो कांचन देवी को डर लगता है कि जगदेव ने जब बाप को ही मार दिया तो मत सोतेली मां कि मुझे नहीं मार दे, तो ये अपने पीहर चली जाती है अपने बेटे को लेके। बेटा कौन है? तो सोमेश्वर का पूरा बचपन ही गुजरात में बीता था। तो अजमेर के कौन से चौहान राजा का बचपन उसके ननिहाल गुजरात में बीता था? तो किसका बीता था? इसका बचपन गुजरात में बीता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन गुजरात। इसका बचपन गुजरात में बीता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन गुजरात। बचपन कहां बीता था? गुजरात में उन दिनों राजा हुआ करते कुमारपाल चालुक्य। गुजरात का राजा कौन है? कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य की कोंकण के राजा के साथ नहीं बनती। कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन। कोंकण का राजा कौन है? मल्लिकार्जुन नाम करके कोंकण का राजा। इसके साथ में नहीं बन रही, इसकी मल्लिकार्जुन के साथ में नहीं बन रही। तो कुमारपाल ने सोमेश्वर को कहा कि भाणजे, ये गुजरात वालों का भाणजा हो गया
कि तू जा और तू जाके उससे लड़ा अपने। कोंकण मतलब महाराष्ट्र गुजरात के नीचे वाला तट, कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात आ गया, गुजरात के आगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं? तो तू जा और कोंकण के राजा के खिलाफ लड़। कोंकण का राजा कौन था? सोमेश्वर जाता है, मल्लिकार्जुन को मार देता है। तो कोई पूछेगा इसने कोंकण के कौन से राजा को हराया था? मल्लिकार्जुन किसका दुश्मन था? कुमारपाल चालुक्य। किसका दुश्मन था? देखो, इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन। इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। क्या हरे? कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। नहीं लिख पाओगे? चलाते रहो पेन, क्या है ऊपर नीचे लिखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। ही डिफीटेड कोंकण किंग मल्लिकार्जुन। इसकी भी इंग्लिश करनी होती है क्या? कई बार तो मेरे को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को सबको फांसी लगा देनी चाहिए, जिनको ये इंग्लिश भी सुननी होती है। आप इंग्लिश मीडियम वालों ने मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मेरे को मेरी जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं आ पाती, कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने कभी इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परंपरागत एकदम हिंदी मीडियम से आया करते थे, गांव की उन प्राइमरी स्कूलों के अंदर पढ़े हुए, जिनमें 5वीं तक इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं थे। 6 क्लास में आगे एबीसीडी सीखी थी, वही पूरी 6 में एबीसीडी सीखी, और 6 जब कंप्लीट होने वाली थी तब सर ने बताया कि ये जो सीखी है ये तो काम ही नहीं आती, तो जो छोटे वाली काम आएगी, तो ये क्यों सिखाई थी? डायरेक्ट छोटी वाली सिखा देते। तो 7वीं क्लास छोटी वाली सीखने में बिताई, बाद में एक क्लास में वो सीखी, एक में वो सीखी। बाद में भी 10वीं तक वैसे, 10वीं तक क्या 12वीं तक भी वैसे पास हुआ करते कि सर वो संजीव पासबुक हुआ करती, संजीव पासबुक कहते कल 30 कहानियां याद कर लेना, और हम बैठे बैठे उसमें थ्रस्टी करो, हंग्री फॉक्स, ग्रीडी डॉग, बी एंड डॉग, ऑनेस्ट वुड कटर वाली सारी कहानियां याद कर लेते। माई हॉबी, माई पिकनिक, माई टीचर, माई काऊ, सारे वो लेख याद कर लिया करते। 30 सारे याद थे। आई बेग टू से दैट माई आई एम इल सो आई कांट कम स्कूल। फिक्स लाइनें अपने याद की भी, नंबर अच्छे खासे आ जाया करते। मेरे दोनों में 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, सब में इंग्लिश में अच्छे नंबर है, पर इंग्लिश नाम पे कुछ ही नहीं आया करता था। 12th के बाद में इंग्लिश से पापा कट गया तो अपने राजीव है, घर पीछा छुड़ा। इधर आरएस की तैयारी करने लगे तो वापस कहा कि इधर इंग्लिश आएगी। पर हमारे टाइम में क्या पेपर होते 1300 नंबर के, आपके तो 800 नंबर का होता है, हमारे 1300 नंबर के होते हैं, जिनमें 800 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होता। जैसे मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और फिलोसॉफी, तो 400 की हिस्ट्री आएगी, 400 की फिलोसॉफी आएगी, और ये सब्जेक्ट दोनों मेरे को अच्छे आते। तो मुझे लगता है ठीक है अपने 800 में तो इनमें लाएंगे। 200 नंबर की आती हिंदी, 1000, 100 नंबर के इंडियन जीके, 100 नंबर के राजस्थान जीके, 100 नंबर की इंग्लिश, तो 1300 में से 100 नंबर की इंग्लिश, तो हमें लगता मरने दो रे, पढ़नी नहीं है, बाकी 1200 कर लेंगे अपने। फिर हमने 1-2 किस्से भी सुने ऐसे कि अपने से पहले बैच में किसी बंदे का सिलेक्शन हुआ था और उसके इंग्लिश में नंबर आए थे 4, 100 में से 4 नंबर आए और उसका क्या हो गया था सिलेक्शन। तो हम और राजी थे कि जब वो 4 लाके हो सकता तो अपने 8 तो आ ही जाएंगे, उससे तो डबल ला सकते हैं अपने। और भी 2-4 किस्से सुनते कि उनके तो 12 थे और उनके 13 थे, तो हमें लगा इंग्लिश की तरफ ध्यान देने की अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैं जब पढ़ाने लगा तो क्लास में 2012 के लास्ट में पढ़ाने लग गया था कोई, तो क्लास में बच्चे जो बैठते, तो मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में इंग्लिश मीडियम वाले होते 10। मैंने दिलीप सर को पूछा पढ़ाने के लिए शुरुआत के अंदर, मैं सर का स्टूडेंट था, सर ने अचानक कहा था कि तू पढ़ा ले राजस्थान जी की, तो पढ़ाने लग गया। तो मैंने कहा सर क्या पढ़ाऊंगा मैं, कैसे पढ़ाऊंगा? सर ने कहा मेरे वाले नोट्स पढ़ाने हैं और कुछ ही नहीं करना आपने। सर और कुछ नहीं पढ़ गया ना? सर ने कहा नहीं वो मोर देन एनफ है, उतने याद कर लेगा तो खूब है, वो तेरे याद है। हाँ वो तो याद है, पढ़ गया जाऊंगा, और तो क्या करना उसमें, वो लिखवा दिया कर। मगर इंग्लिश वालों का इनको कुछ ही नहीं लिखवाना, ये खुद ही लिख लेंगे। खुद कैसे लिखेंगे? अरे इंग्लिश मीडियम के टाबर इंटेलिजेंट होते तभी तो इंग्लिश मीडियम के, तो वो अपने आप ही लिख लेंगे। तो हमें लगा ठीक है, तो मैं बोलता, और वो वाकई बहुत भले सज्जन अच्छे लोग थे, और वो सारे चुपचाप लिखा करते थे। कभी उनको नहीं भी आता तो एक दूसरे से पूछ लेते कि क्या बोल दिया आपने, लिख लेते हैं। बाद में क्लास में इंग्लिश मीडियम वालों की थोड़ी संख्या बढ़ गई, 100 में से लोग हो गए मान लो 20। तो मैंने सर को कहा सर ये तो 20 हो गए आजकल, और इनमें से कई तो मेरे से पूछ लेते हैं कि सर इसको क्या कहते हैं। तो सर ने कहा वैसे तो इनको आती है, इनको टर्मिनोलॉजी नहीं आती कई बार, कि तू जब बोलता है राजवंश तो इनको क्या पता है राजवंश क्या होता है, तो तू थोड़ी ये अंग्रेजी बता दिया अगर, ये मुझे थोड़ी थोड़ी आती है तो ये बता दिया अगर। तो मैं पहले दिन देख के आता थोड़ा कि कल क्या क्या इंग्लिश के वर्ड अपने से पूछे जा सकते हैं। राजवंश होता है तो डायनेस्टी है ना, अभिलेख है तो इंस्क्रिप्शन, ऐसे यूं थोड़े थोड़े वर्ड याद है। लेख है तो लेखो एडिक्ट बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी देख के आ जाता। स्पेलिंग याद करके आता कि स्पेलिंग पूछ लेगा तो भी अपने लिख देंगे। अब संख्या थोड़ी और बड़ी, वो संख्या हो गई 30-35%। तो मैंने कहा सर आजकल तो ये बढ़ गई 30% के आसपास है, और अब तो ये खाली टर्मिनोलॉजी से मानते ही नहीं है, ये कई बार मेरी तरफ देखते हैं लाइन बोल।
लाइन मेरे से तो सर आज बोली जाए न कल बोली जाए, फिर मैं हिंदी वाली भूल जाऊंगा, इन वाली याद रखूंगा। तो सर ने कहा तो इनको नोट्स दे दे। तो हम नोट्स दे दिया करते, इंग्लिश मीडियम वालों के पहले पास पहले से नोट्स पड़े रहते, मैं हिंदी की लाइन बोलता, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अंडरलाइन करते रहते बैठे बैठे। फिर आपकी संख्या और बढ़ गई, आजकल आप 35-40% हो जाते हो क्लास के अंदर। तो मैंने कहा सर नोट्स में अब कई छोटे छोटे टाबर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, नोट्स दिए हुए होते हैं तो उसका क्लास में जी नहीं लगता। मैं जब हिंदी में बोलता रहता हूँ वो मेरी तरफ देखता रहता है और मुझे उसके आंखों में यूं लगता है कि क्रोध है मेरे प्रति, और वो चाहता है कि यार कभी तो हमारी तरफ देख ले यार, थोड़ा बहुत तो एक आधी लाइन तो बोल दे, उल्टी सीधी बोल दे यार लाइन। तो सर ने कहा यार क्या किया जा सकता है बाद में, थोड़ा थोड़ा तू तैयार कर ले। और तो क्या करेंगे, मगो रोजी रोटी का सवाल है, भूख पापी पेट के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे इस दुनिया में। तो मैंने थोड़ी थोड़ी याद करनी शुरू की, तो अब जाके हम थोड़ी ठीक है कि भाई इतनी तो अपने को अंग्रेजी आती कि ये अपने बोल लेते हैं। फिर जब मैंने तैयार करने शुरू की तो मेरे समझ में आई कि यार मैं टेंस बहुत अच्छे से जानता हूं। टेंस होते हैं कि टेंस इजेमार मेरे गलत नहीं होते, हेज हेड मेरे गलत नहीं होंगे, वोज वर के बाद मेरे आईएनजी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म मुझे बहुत अच्छे से आती है, चुका है चुकी है रही है, उससे मेरे को पता चलता है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ये बनाना है। अपने साथ दिक्कत केवल इतनी है कि अपने को वोकैबुलरी नहीं आती, कि इन शब्दों को कहते क्या है ये अपने को कुछ ही नहीं आता। थोड़े थोड़े पकड़ने सीखे कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो अब जाके थोड़ी सी ठीक कंडीशन भी। पर मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि सिंपल सा सेंटेंस जैसे मैंने अभी ये लिखवाया कि फलाने राजा ने उसको हराया, मेरे अब ये फिक्स याद किया हुआ, ही डिफीटेड हिम, इसने इसको हराया तो भाई मल्लिकार्जुन ने उसको हराया, कुमारपाल ने उसको हराया तो कुमारपाल डिफीटेड, मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन डिफीटेड, कुमारपाल फिक्स है। 100 बार ये सेंटेंस बोलना है, 100 बार मैं सेम बोलता हूं, चेंज नहीं करता। इंग्लिश मीडियम वाला फिर भी मेरे कहता है कि सर रिपीट, मुझे लगता है तेरे को हराना नहीं आता, मल्लिकार्जुन नहीं आता, कुमारपाल नहीं आता। फिर मुझे लगता है देख राजवीर तेरे क्या दिन आए कि तू टिपिकल मारवाड़ी मीडियम का आदमी है जिसको हिंदी भी ढंग से नहीं आती, और इंग्लिश मीडियम वाला तेरे को कहता है कि सर प्लीज बोलो तो तब मैं लिख पाऊंगा। इससे भले दिन अपने और क्या हो सकते हैं। मेरी मम्मी को यदि पता चले कि मैं इतनी अंग्रेजी बोलता हूं, मम्मी खुशी से पागल हो जाए। तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले ठीक हो, तो थैंक यू आप लोगों को कि आपने पूछ पूछ के मेरे में कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं बोल सकता हूं, मैं ये करवा सकता हूं। तो आप दोनों मीडियम वाले ध्यान रखा करें। मैं अक्सर मेरी हर क्लास के अंदर कहता हूं कि आप लोगों ने आजकल जो पिछले 2-3 साल में जो आप बच्चे आने शुरू हुए हो, आपका एकमात्र उद्देश्य अब नोट्स लिखना है। आप केवल नोट्स लिखते हो, आप पढ़ाई नहीं करते। आप में पढ़ाई करने के लक्षण दूर दूर तक ही नहीं है। मुझे याद है मैं जब पढ़ा करता था, या मेरे बाद में भी जब मैं पढ़ाने लग गया था, हम कभी ऐसे नोट्स नहीं लिखते थे। और ये यूं बहुत बुरा माना जाता है कि एक एक लाइन लिखनी है ऐसे। मास्टर ने बोला, मैंने जैसे लाइन बोली कि वह उसका बचपन गुजरात में बीता था, आप पूरा लिखते हो उसका बचपन गुजरात में बीता था। कई बार तो आप इतना लिखते हो उसका बचपन गुजरात, फिर आप मेरी तरफ देखते हो, आगे बोल। भाई मैं बीता था ये भी नहीं लिखा जा रहा आपसे, आपको लगता है भगवान जाने क्या लिखना है आगे। जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक तो कैसे लिखेंगे। जबकि पहले मैं बताता हूँ, बोर्ड पे खड़ा होकर बताता हूँ कि गुजरात वालों का भाणजा, इसकी माँ वापस चली गई थी, डरती थी, सब बातें बता देता हूँ, तो वहीं रहा था। फिर वापस कहता हूँ कि एक मल्लिकार्जुन नाम का कोई राजा है, ये उसका दुश्मन है कुमारपाल का, कुमारपाल ने उसका जा भाणजे उसको हरा के आ, भाणजा गया हरा के आ गया। फिर वापस बोलता हूँ कि इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। स्टूडेंट लिख लेता इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन, फिर आगे मेरे से पूछा सर आगे, तो यार अभी तो बताया हराया था, तो खुद लिख ले। नहीं सर रिपीट करो, मैं रिपीट करता हूं हराया था। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसको चम्मच से दूध पीना कहते हैं, स्पून फीडिंग है ये वाहियात वाहियात चीज है। कुछ मैं जानता हूं कि नोट्स कैसे बनते हैं। सर ने एक लाइन बोली, सर समझाई, कोई सर होंगे वो आपको कभी भी आएगा, लगभग ये होगा, थोड़ा बहुत कुछ टीचिंग स्टाइल में फर्क हो सकता है। बाकी हम यहाँ तो जितने लोग पढ़ाते हैं सबका एक जैसा सा, आगे पहला बोर्ड पे समझाया और बाद में लिखवा दिया। आप कोशिश क्या करेंगे जब मैं बोर्ड पे समझाऊं या जब मैं बोलूं तब आप सुना करें उस चीज को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कि अभी मान लो मैंने ये बोला कि उसका बचपन गुजरात में बीता था, वह कुमारपाल चालुक्य का शत्रु है जो कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन उसको हरा क्या था। सुन लिया आपने बात, कोशिश किया कीजिए अपने शब्दों में लिख ले। मास्टर का मुंह तरफ मुंह फाड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपको चीजें क्लास में याद होगी, दूसरी एक सबसे अच्छी बात होगी, आपका खुद का भाषा का कमांड बनेगी। आपकी भाषा पे कमांड है ही नहीं। मैं अक्सर स्टूडेंट कहता हूं कि मेरे लिए मजबूरी है कि मैं हर बार एक ही सेंटेंस रिपीट करूंगा, क्योंकि यदि मैं भाषा में चेंज लाना शुरू कर दूं ना तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाए। मैं कभी जब खुद पढ़ा करता था तो मैं इतना ही लिखता कि मान लो सर ने लिखवाया कि उसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था, तो मैं इतना ही लिख लेता। मैं मल्लिकार्जुन लिखा, कोष्टक में इसी के लिखा कोंकण, आगे लिख दिया हरा दिया।
ने हराया, क्यों हराया? ऊपर पता है ना, सोमेश्वर के बारे में लिख रहा है, तो सोमेश्वर ने हराया और तो किसने हराया? फिर सर कहते कि वह कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था, तो मैं इसी के नीचे लिख लेता, कुमारपाल का शत्रु। मुझे लगता है किसी के भी नोट्स में जी था, है, किया था, गया था, ये आता है ना, इसका मतलब उसको भाषा नहीं आती, या उसका दिमाग ढंग से काम ही नहीं करता है, वो डेवलप ही नहीं कर पाया अपने दिमाग को आगे। जैसे वो पिछला स्टेटमेंट था ना कि ये है, मैंने आपको खूब वर्ड पे समझाया कि हांसी अभिलेख है, हांसी अभिलेख के अनुसार 1167 का, उसके अनुसार उसने हांसी में क्या बनवाया था, किला, और यहाँ पे किसकी नियुक्ति की थी, गुहिल किले। मैं पहले बोलता हूं फिर लिखवाता हूं। 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार उसने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गोहिल किले की नियुक्ति की। आपकी जगह मैं होता तो मैं इतना ही लिखता। मैं जानता हूं गोहिल किले की नियुक्ति होगी और वहां पे क्या होगा, क्या यह तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता कि भाई आप इतना उतार के ले जाओ और घर पे जाके आपको लगे कि गोहिल किलन हांसी में नाचा है कि मरा है, क्या किया है, इतना तो नहीं होगा। इतना तो याद रहेगा कि सर ने बताया था नियुक्ति की थी, या ज्यादा से ज्यादा इसके आगे लिख ले यार नियुक्ति। वो उधर वाला उतनी बातें लिखी, दौड़ अभिलेख 1167 कौन सी रणनीति, तीर लगा लगा। ये मेरे नोट्स की लैंग्वेज है जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, कि मैंने ताज जिंदगी नोट्स ऐसे ही बनाए थे। मैंने कभी कोई हा, था और है का प्रयोग एक सिंगल लाइन में नहीं किया। मेंस वाली चीजें होती उनमें मैं लाइनें लिख लिया करता, कारण परिणाम प्रभाव जैसी कोई बातें होती, फैक्चुअल जो जानकारी होती मैं चाहता कि कम से कम मैं समेट दूं, और मैं इनके ऐसे तो कम से कम नोट्स नहीं बनाऊं। इसलिए मुझे कभी याद नहीं आता कि मेरा रजिस्टर या मेरी कॉपी मेरा कभी कोई पड़ोसी मांग के लेके गया हो, कि कभी क्लास बंक कर लेता फिर मुझे कहता है कॉपी दे, तो मैं दे देता। अब उसकी इसमें क्या समझ आए? इसको तो वही समझ सकता है जिसने क्लास पढ़ी हो, पर इससे एक तो यह होता था कि मैं क्लास में चीजें याद कर लेता, और मैं नहीं, मेरा तो उदाहरण दे रहा हूं कि आपके सामने मैं ही हूं। उस समय मेरे आसपास के जितने लोग थे, हमारे नोट्स बनाने का तरीका यही था, हमने कभी एक लाइन सीधी नहीं लिखी। इसलिए मुझे कभी याद नहीं आता कि हमने कभी सर को क्लास में कहा रिपीट कर दो। सर ने बोला, सुना उस चीज को आराम से, सर बाद में वापस पूरी बोलते, जैसे मैं बोलता हूं सर बोलते, कि टीचर जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक आपस में वो सेंटेंस जुड़ ही नहीं पाएंगे टीचर के, उसको बोलना ही पड़ेगा। पर हमने कभी सर वाली तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और कोशिश की हमेशा कि मैं अभी सेंटेंस को, मैं आपको हिस्ट्री मान लो महीने भर पढ़ाऊंगा तो महीने भर लगातार ये सेंटेंस होगा ऐसा, कुमारपाल ने मल्लिकार्जुन को हराया, जयसिंह सिद्धराज ने अरुणोराज को हराया, कुमारपाल ने अरुणोराज को हराया, अरुणोराज ने कुमार, हराया 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 लिखूंगा मैं, बोलूंगा क्यों, मुझे पता है कि मैं हराए की जगह दूसरे शब्द काम में लूंगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाएगी। आप कोशिश किया करेंगे, आप तो कभी लिखें कि कुमारपाल ने अरुणोराज को पराजित किया, आप तो कभी लिखें उसको कि अरुणोराज ने कुमारपाल को मात दी, आप तो कभी उसको लिखेंगे पृथ्वीराज सेकंड ने अपर गंगे को शिकस्त प्रदान की, क्योंकि चार शब्द तो सीखेंगे। हराया में क्या सीखा आपने? भाषा अच्छी होगी, हिंदी अच्छी होगी, दिमाग लगेगा, खुद का दिमाग अप्लाई करोगे। आजकल मैं अक्सर बच्चों की आपकी एक शिकायत सुनता हूं कि सर यहां पढ़ते हैं क्लास में समझ आ जाता है, हम घर पे जाके जब याद करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगता है या हमसे याद नहीं होता है। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट भी कोई घर पे जाके याद करता है ना, इसका मतलब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे किसी सब्जेक्ट को घर पे जाके क्या पढ़ना है, ये क्लास में याद होने वाली चीजें। इतना ढंग से मैं समझा देता हूं किसी चीज को, मैं इतना तोड़ देता हूं कि उसकी ये कभी संभावना ही नहीं रहेगी कि वो जोड़ नहीं पाए कहीं पर भी चीजों को, लिंक कर पाएगा वो चीजों को। जब लिंक कर रहा है चीजों को, फिर घर पे जाके क्या पढ़ता है? आप कोशिश क्या करें कि थोड़ा सा नोट्स बनाने में, थोड़ा सा चीजों को पढ़ने में अपने हिसाब से करें, मास्टर पे डिपेंड मत हुआ करें। कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है ये, कि कोचिंग का अच्छी बात तो ये है कि वो आपको मटेरियल प्रदान कर देती, तो आपको इधर उधर से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, कि जो चीजें आप 10 किताबें पढ़ के तैयार करते वो चीजें मैं यहाँ क्लास में बैठा बैठा लिखवा देता हूँ। बुरी बात यह है कि स्टूडेंट को अपने ऊपर इतना डिपेंड कर लिया कि स्टूडेंट ने खुद के माथे को कुंद कर लिया, दिमाग सुन्न है उसका, वो केवल उतना लिखता है जितना मास्टर बोलता है। इसलिए ऐसा मत करें। इंग्लिश मीडियम वाले तो प्लीज, मैं हिंदी मीडियम का हूं इसलिए मुझे हराने का डिफिटेड पता है, आपको तो 10 शब्द और आते होंगे। मैं जब तक हिंदी लिखवाया करता था, मैं हिंदी वाकई बहुत अच्छी लिखवाता, और मुझे हिंदी पर हमेशा था कि मेरे बिना पढ़े भी हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बुरी थी तो हिंदी अपने आप में अच्छी हुआ करती, भाई ये सब्जेक्ट नहीं तो उसको कंपनसेट कहीं ना कहीं से किया करते। आजकल मैं हिंदी में भी ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं लिखवाता, कि मैं खुद डरता हूं, मुझे लगता है यार ज्यादा अच्छा वर्ड यूज में ले लिया फिर उसकी इंग्लिश नहीं आएगी अपने को, तो बढ़ने दे रहे सिंपल सा वर्ड लेता कि उधर से इंग्लिश आ जाए अपने को। पर आप इंग्लिश वालों को तो खुद को 4 अच्छे वर्ड आते होंगे,
पर मुझे कई बार लगता है कि मैं कई बार कोई इंग्लिश का वर्ड याद करके आ जाता हूं और मुझे लगता है आज मैं इसका प्रयोग करूंगा, और जब बंदे को आता है तो वो प्रयोग भी करना चाहता है उसका। तो इंग्लिश वाला वापस मेरे से पूछा ये क्या है, मुझे लगता है तेरे को ये आ ही नहीं रहा था, ये भी मैं ही बताऊं। भाषा से मर चुके हो आप एकदम। इसलिए पहले हम कोशिश किया करते थे कि राइटिंग प्रैक्टिस पहले दिन से करवाई जाए, खूब अच्छे से करवाई जाए। आजकल मेरे को स्टूडेंट है कहता है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसको कहता हूं लिखना तो सीख, तेरे को भी बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा ही लगाने नहीं आती, पढ़ तो सही, महीने 20 दिन लिख, बाद में धीरे धीरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि आप सारे एक जैसे हो। एक तो क्या होता है कुछ लोगों की अच्छी हो जाए, कुछ लोगों की बुरी हो जाए तो दिक्कत हो जाए। अब सारे एक जैसे हो तो अंधों में खाना राजा, बड़ी बात है। बात कुछ ही कैसा लिख के आओगे वैसे में आपके नंबर आ जाएंगे। जो लोग सेलेक्ट होते हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, पिछले 1 अटेम्प्ट में, उससे पहले तक स्थितियां थोड़ी ठीक थी। जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं तो उनकी कॉपियां देख लो तो आप जैसी मिलेगी, उन्होंने भी इसी प्रकार के आंसर लिखे, इसी प्रकार के आप लिख लो। तो गलत बात है, प्लीज ऐसा ना करें। अपने आप को मारे मत, जिंदा रखें। जिंदा तभी रख पाएंगे जब आप क्लास में ध्यान देंगे, मास्टर पर इस कदर डिपेंड ना होंगे। हम लिखवाएंगे आपको, मैं फिर गारंटी देता हूं कि मैं एक एक लाइन बोलूंगा, कहीं लाइन आपको नहीं लिख पाए, आप खड़े हो जाएं क्लास में, कभी भी खड़े हो जाएंगे, सर इसको लाइन को रिपीट करें, मैं आपको रिपीट करूंगा, एक बार नहीं 10 बार उसको रिपीट कर दूंगा। पर कोशिश करें कि सेंटेंस फ्रेमिंग खुद की हो। सेंटेंस किसी से दूसरे से कैसे फ्रेम करवाया जा सकता है, तो दूसरा आदमी थोड़ी बताएगा कि इस सेंटेंस को कैसे लिखना है। हाँ, आप मैं यहां समझाऊं, समझ में नहीं आए या मैं यहां पे समझाऊं ही नहीं, आप इमेज करोगे मैं केवल बैठ जाऊं। यदि मैं नहीं, ऊपर मैंने 2 नाम लिख रखे, कुमारपाल चालुक्य तो आपको लिखवाया हुआ था, तो मैं खाली बैठा बैठा कह देता लिखो रे। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु मल्लिकार्जुन को हराया, और मुझे लगता है मल्लिकार्जुन तो इनका लिखना आता ही है, पर मैं जानता हूं कि इनको मल्लिकार्जुन भी लिखना नहीं आता, इसलिए मैं बोर्ड पे खड़ा आ जाता हूं। मुझे लगता है मैं कोंकण लिखूंगा, मल्लिकार्जुन लिखूंगा। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें स्टूडेंट के हमेशा ज्यादा याद रहती है। ये ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी होती है, तो आपके दिमाग में ज्यादा जाती है, वरना मैं बैठा बैठा लिखवा दूंगा आप। पर मैं कोशिश करता हूं बोर्ड पे एक एक बात लिखूं। आप 3 दिन से एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर अगले जब तक मैं 1.5 महीने तक पढ़ाऊंगा आप नोटिस करेंगे इस बात को कि मैं का की को छोड़ के बोर्ड पे सब कुछ लिख दूंगा। वो मैं समझता हूं कि आप खुद लिख लेंगे, बाकी हरायान पराजित कियान मैं ये भी लिखता रहता हूं बोर्ड पे एकदम। पर आप प्लीज मेरे पीछे चलना छोड़िए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूं जिसके अंदर ही पूरा बोलना पड़ता है। आप अपना दुर्भाग्य मत बनाइए, आप कोशिश किया कीजिए कि अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग करें, अपने हिसाब से लिखें। समझ में नहीं आए आप 4 बार पूछा कीजिए, मैं बता दूंगा। इससे बुरा कुछ ही नहीं हो सकता आपको इस लाइन को दोबारा बोलो। इसका मतलब अभी समझा क्या था, फिर यदि दोबारा बोलना पड़ रहा है इसका मतलब समझा था ही नहीं, फिर तो जो बोला है उसको लिखना है केवल अपने आप में। तो फिर नीचे नोट्स वाली दुकान पे 3000 में सारे नोट्स मिलते हैं, फिर प्लीज फीस जमा मत करवाइए। यदि आपका मुख्य उद्देश्य केवल नोट्स तैयार करना है तो नोट्स लीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए। यकीन मानिए घर पे बैठ के पढ़ने से भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं। कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती, सिलेक्शन हमेशा बंदा ही करवाता है। वो हम हमेशा हंसते रहते हैं कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होते, तो मेरे तो खुद के 2 भाई प्री दे रहे हैं, दोनों फेल हुए थे, सबसे पहले तो वही पास होते। और हमारे जितने स्टाफ वाले हम टीचर है, हमारे सबके रिश्तेदार फेल है प्री में, एक ही पास नहीं हुआ। इसका मतलब कोचिंग वालों के पास तो कोई घुट्टी नहीं है, स्टूडेंट जो भी पास हो रहा है वो तो अपने स्तर पे ही हो रहा है। तो वो तो कोचिंग तो कुछ करेगी नहीं, उसके अंदर पढ़ेगा बच्चा तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। पर पढ़ने की हैबिट यहीं से है, पहले दूसरे दिन से ये हैबिट डाल लोगे तब तो है। ये नोट्स वही आता है, शर्म आ जानी चाहिए नोट्स को देख के कि कोई स्टूडेंट ऐसे नोट्स कैसे बना सकता है कि पूर्ण विराम लगा लगा के बनाए, था है ऐसे लिखे। मैं तो चाहूं तो मैं बोलूं भी ऐसे ही, पर मुझे लगता है ऐसे बोलूंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आप कुछ ही नहीं समझ पाओगे। वरना मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूं कुमारपाल चालुक्य कोंकण मल्लिकार्जुन, तो आपकी समझ नहीं आएगा, तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है कुमारपाल चालुक्य के दुश्मन कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग क्या करें, आई बात समझ में? तब भाषा सीखेंगे, वरना भाषा नहीं सीख पाएंगे। आप लोगों से न हिंदी शुद्ध लिखी जाती है, ना इंग्लिश शुद्ध लिखी जाती है। तो हिंदी आप कोशिश किया कीजिए, आप बोर्ड पे देख लें सारी की सारी। मैं आपकी तुलना में थोड़ी शुद्ध लिखता हूं, 99% शुद्धता ही रहेगी। कई बार कोई इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा, अक्सर तो भले, बाकी मैं ज्यादातर सब शुद्ध लिखूंगा, हिंदी के जितने लिखूंगा। यहां से देख के लिखेंगे, ठीक लिख पाएंगे। कोशिश कीजिए सेंटेंस फ्रेमिंग खुद करें, बोर्ड पे देख लें कि नाम क्या लिखा हुआ है, मल्लिकार्जुन कैसे लिखा हुआ है, अब लिख लिया, आपने समझ ली बात कि मल्लिकार्जुन नाम का एक राजा है जो कि कोंकण का है, सोमेश्वर गया और उसको हरा के आ गया। अब बनाइए सेंटेंस अपना, पीछे रह जाओ, मैं वापस बोल दूंगा। आप और नोटिस कीजिए, मैं किसी एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलता हूं, 3 बार हिंदी में और 3 बार इंग्लिश में। होना ये चाहिए, आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना ले, बाकी 6 बार में सुन के याद करें चीजों को। यदि आप घर पे जाके भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, यदि आपका कोचिंग घर पे जा रही है,
कि अब आप यहां से कर कोचिंग करके चले गए, घर पे जाके फिर माथापच्ची कर रहे हैं इनके अंदर, और 2 घंटे क्लास को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं। इसका यकीन मानिए कि आप क्लास में नहीं पढ़ के आए। यदि क्लास में पढ़े होते तो 2 घंटे का 2 घंटे तो नहीं लगे। फिर तो मतलब ही क्या निकला क्लास का? क्लास हम इसीलिए तो करते हैं कि चीजें सरल हो जाए, तो चीजें सरल कहां हुई? 2 घंटे यहां पढ़ा, 2 घंटे जाके सेम में घर पे माथा मारा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलो ठीक है, मैं देखूंगा, ध्यान तो क्या ही रखेंगे, हर क्लास में मैं तो भाषण देता ही हूँ, पर स्टूडेंट करता वही है। क्या लिखा था लास्ट लाइन? हाँ, इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था, जो कि कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। जो कि कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। हु वॉज एनिमी ऑफ कुमारपाल चालुक्य? जो कि कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। ये खबरें दूर दूर तक फैली सोमेश्वर के बारे में कि गुजरात वालों का भांजा है सोमेश्वर चौहान, और उसने कोंकण के कौन से राजा को जाके मार दिया? मल्लिकार्जुन। अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती थी चेदी। कौन सी जगह थी? चेदी वाली इधर जगह पड़ती थी। चेदी में एक राजा था अचल राज कलचुरी। चेदी का राजा कौन है? अचल राज कलचुरी नाम करके एक चेदी का राजा है। मध्य प्रदेश में इधर जबलपुर वाले आसपास के इलाके में ये चेदी जगह हुआ करती, राज्य था इनका। अचल राज कलचुरी राजा, और इसकी बेटी है कर्पूरी देवी। बेटी का नाम क्या है? कर्पूरी देवी नाम की बेटी है। और इसको पता चला भाई, अचल राज कलचुरी को पता चला कि गुजरात वालों का भांजा है सोमेश्वर चौहान, और अभी अभी जाके कोंकण में युद्ध जीत के आया है। उसे अपनी राजकुमारी के लिए अच्छे राजकुमार की आवश्यकता थी। उसको पता चला कि सोमेश्वर का प्री पास है, आगे सिलेक्शन होने की संभावना है, तो उसने अपनी राजकुमारी की शादी किसी के साथ कर दी? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर की रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी किसकी बेटी है? जो कि कहां का राजा? लिखो रानी कर्पूरी देवी। रानी बराबर लिखो कर्पूरी देवी। रानी बराबर कर्पूरी देवी। कोष्टक में लिख लो, चैदी के राजा अचल राज कलचुरी की पुत्री। चैदी के राजा अचल राज कलचुरी की राजकुमारी अचल राज कलचुरी की पुत्री, डॉटर ऑफ अचल राज कलचुरी ऑफ चेदी। चेदी के राजा अचल राज कलचुरी की पुत्री। अब ये गुजरात में बैठा है, वहीं ब्याह हुआ इसका गुजरात में रहते हुए, वहीं इसके टाबर हो गए। इधर ये अजमेर के अंदर आपका राजा बना बैठा पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड मर गया, तो पृथ्वीराज सेकंड के कोई बेटा नहीं था। तो पृथ्वीराज सेकंड जब मरा तो अजमेर वालों ने सोचा अब राजा किसको बनाया जाएगा, इसके तो बेटा ही नहीं है कोई। तो किसी ने कहा यार अरुणोराज की एक रानी और थी कंचन देवी, गुजरात वाली, फिर वो गुजरात जाके बैठ गई और उसका बेटा वहां पर है, तो क्यों ना अरुणोराज के एक बेटे को लाके बना दिया जाए। तो अजमेर वाले गए गुजरात, और गुजरात से किसको लेके आपके? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर यहाँ अजमेर आता है। अजमेर आने के बाद उसने 2 काम किए, एक तो अपनी तथा अपने पिताजी की मूर्ति बनवाई। पिताजी का नाम क्या था? तो दोनों बाप बेटों की मूर्तियां वो यहाँ पे अजमेर में लगवाता है। एक अजमेर में भगवान शिव का मंदिर बनवाता है, जिसका नाम था वैद्यनाथ मंदिर। क्या नाम था? वैद्यनाथ मंदिर। कहां पर बनवाया गया? अजमेर में। और अजमेर में उसने किस किस की मूर्तियां लगवाई? लिखो, इसने अजमेर में स्वयं तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई। इसने अजमेर में स्वयं तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई। ही इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फादर अरुणोराज एट अजमेर। He installed statues of himself and his father Arunaraj at अजमेर। इसने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई। अपनी तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई। लाइन चेंज करके लिख ले। इसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल। कौन से भगवान जी को बोलते हैं वैद्यनाथ? शिव। इसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ये है तो शिव जी का मंदिर, पर इसमें मूर्तियां तीनों की लगाई गई थी। शिव जी की बड़ी मूर्ति थी, विष्णु और ब्रह्मा की छोटी मूर्तियां थी। इसमें किस किस की मूर्तियां? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्वेश्चन में लिख लो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों थे इस मंदिर में। मंदिर शिव जी का है, उनकी बड़ी मूर्ति लगा दी, पर उन दोनों की भी लगाई गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगला राजा लिख लो भाई, पृथ्वीराज थर्ड। यही है ना, देख लो। वो दूसरी है, ये नहीं है।
पृथ्वीराज थर्ड के पिताजी का नाम क्या है? सोमेश्वर। मम्मी का नाम क्या हो गया? कर्पूरी देवी। लिख लो पिता और माता के नाम लिख लो। पिता सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी। पिताजी का नाम क्या है? सोमेश्वर। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। बहुत यंग एज में पृथ्वीराज राजा बन जाता है, 11 साल की उम्र में बन गया था। कितने साल की उम्र में? लिख लो। यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। ही बिकेम किंग एट एज ऑफ 11 ईयर्स। यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। इन एज ऑफ 11 ईयर्स। कितने वर्ष की उम्र में राजा बन गया? तो पहले जब भी छोटी उम्र में राजा बन जाते तो उनकी माताएं शासन संभाला करती थी। तो पृथ्वीराज जब छोटी उम्र में राजा बना तो उसकी सरंक्षिका का काम कौन करती है? जो भी गार्जियन। गार्जियन तो समझते हो भाई, अब वो पिताजी तो है नहीं, उनकी जगह पे बेटा संभाल रहा है, तो बेटे की गार्जियन कौन बनी हुई है? कर्पूरी देवी। तो लिख लो गार्जियन, या हिंदी में लिख लो अपने सरंक्षिका, बराबर वापस लिख लो कर्पूरी देवी, गार्जियन। तो वो पूछेगा कि पृथ्वीराज जब छोटा था तो शासन कौन संभालती थी? तो उसकी माता कर्पूरी देवी। पर अब कर्पूरी देवी अकेले तो क्या संभाले? तो कुछ मंत्री थे जिनके सहयोग से वो शासन किया करती थी। देखो प्रमुख मंत्री, प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स। प्रमुख मंत्री, नाम लिख लो। मंत्री कौन कौन है बताओ देखे? कदम्बवास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोर। ऊपर वाले दो के स्टार लगाओ। कदम्बवास और भुवनमल ज्यादातर पूछे जाने की संभावना इनकी है। कुछ सिंपल सिंपल पूछेगा आपसे, कदम्बवास और भुवनमल किसके मंत्री थे? तो किसके मंत्री टाइप, किसके टाइम में मंत्री थे? पृथ्वीराज था। शुरुआत में साल भर तक ये संभालते हैं, इतने में पृथ्वीराज थोड़ा सियाना हो जाता तो फिर शासन सौंपते हैं। लेकिन पृथ्वीराज जब छोटी उम्र में राजा बना तो कई दुश्मन बन गए घर में, कई दुश्मन बन गए राज्य में, कई दुश्मन बन गए पड़ोस में, कई दुश्मन बन गए विदेश में। कहां कहां दुश्मनी हो रखी है बताओ देखे? घर में, राज्य में, पड़ोसियों के साथ और विदेश। घर में क्या दुश्मनी थी? घर के अंदर इसके वो दो ताऊ वाले बेटे हैं, विग्रह चतुर्थ ताऊ है, और दो बेटे हैं उसके, नागार्जुन और अपर गंगे। कौन कौन है बताया था ना मैंने? अब जब पृथ्वीराज थर्ड यहां पे राजा बना तो नागार्जुन ने कहा पूरे चार्ट में मेरे को छोड़ के सारे राजा बने, तो अपना नंबर कब आएगा? इधर नागार्जुन खुद को राजा घोषित कर देता है। अजमेर में बैठा पृथ्वीराज और नागार्जुन ने खुद को राजा घोषित कर दिया गुड़गांव में। आजकल गुड़गांव को अपने बोलने लगे गुरुग्राम। क्या बोलते हैं? तो उसने गुरुग्राम में खुद को राजा घोषित कर दिया। उसने कहा मैं राजा हूं। अपर गंगे पहले राजा बन चुका था, पर अपर गंगे नागार्जुन को आगे देख, मैं तो बन गया, अब तू बन। नागार्जुन तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो इन दोनों ने विद्रोह कहां पर कर दिया? गुरु। और नागार्जुन ने गुरुग्राम में खुद को राजा घोषित कर दिया। अब चौहानों के दो राजा है। अजमेर में राजा कौन है? पृथ्वीराज। गुड़गांव में राजा कौन है? नागार्जुन। फिर पृथ्वीराज यहां से जाता है, नागार्जुन को पीटता है, बहुत ढंग से ही पीटता है। नागार्जुन तो भाग भूगी गया था, समझ में नहीं आता, उसकी पूरी सेना को मार मुड़ देता है एकदम। तो लिखो, अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे का विद्रोह दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे का विद्रोह दबाया था। He suppressed, सप्रेस करना मतलब दबा देना ना, दमन करना उसका। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। नागार्जुन तथा अपर गंगे का विद्रोह दबाया था। एक लाइन और लिख लो नीचे। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना रखा था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज हिज सेंटर। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना रखा था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज हिज सेंटर। गुरुग्राम को क्या बना रखा था? इसके राज्य में एक जनजाति रहती थी, उस जनजाति का नाम था बंडानक। कौन सी जनजाति है? ये जो बंडानक थे ना, ये पहले रहते थे पंजाब।
पंजाब पे उधर अटैक वटेक हुए उधर से, तो ये भाग के आगे हरियाणा की तरफ, इन दो जगह पे रहते। ये तो हिसार में और एक गुरुग्राम में। यहां पर एक जनजाति रहती है, जनजाति कौन सी है? बंडा। पृथ्वीराज जब छोटी उम्र में राजा बना, तो इनको लगा राजा में तो दम है ही नहीं, क्यों ना अपने इधर उधर डाके मारते हैं। इन्होंने अपने राजस्थान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मथुरा में, अलवर में, भरतपुर में, यहां पर इन्होंने लूटपाट करने शुरू कर दी। आपके राज्य को कोई लूटे तो राजा को तो गुस्सा आना है। राजा जाता है, राजा जाके बंडानकों को ढंग से हराता है। बंडानक कहां का बदमाशियां कर रहे थे? मथुरा, भरतपुर और अलवर। कौन सी जनजाति? ये 1182 की बात है। एक जैन राइटर वे जिनका नाम है जिनपति सूरी। क्या नाम है? और वो जिनपति सूरू कहते हैं कि हाँ भाई, उनकी कई किताबें, अलग अलग कई किताबें, उन किताबों के अंदर वो जिक्र करते हैं कि पृथ्वीराज 1182 में कौन सी जनजाति के विद्रोह दबाते हैं? कौन कौन से इलाकों में? मथुरा, अलवर। लिखो, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में। इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज। क्या हो रहा है? पानी का बोला क्या उनको? मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में। इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज। इसने 1182 ईस्वी में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। इसने 1182 ईस्वी में बंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया था। He suppressed revolt of Bandhanak tribe in 1182 AD. He suppressed revolt of Bandhanak tribe in 1182 AD. देखो, जिनपति सूरी की पुस्तकों से यह जानकारी मिलती है। जिनपति सूरी की पुस्तकों से यह जानकारी मिलती है। बुक्स ऑफ जिनपति सूरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। बुक्स ऑफ जिनपति सूरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जिनपति सूरी की पुस्तकों से यह जानकारी मिलती है। यह कौन सी जानकारी? कि उसने बंडानक, हाँ, मरा है। सौंपने का कहां लिखा अपन? है? मैंने कहा पापा मर गए तो राजा बनाओ, तभी तो मां संभाल रही। मैंने ऐसा थोड़ी कहा कभी कि सौंप दिया। लखन नहीं थे, वो भी तो एक चीज होती है। अगला लिखो इसके बाद। अब किसे घर में हो गई? दो चीजों में हो गई। देखो, घर के अंदर विद्रोह दबाए किस किसके? नागार्जुन अपर गंग। राज्य में कौन सा विद्रोह? इधर यूपी और एमपी वाले बॉर्डर पे इधर एक जगह, एक राज्य पड़ता था महोबा। कौन सा राज्य था? महोबा के, एक महोबा में चंदेल वंश हुआ करता। कौन सा वंश था? और चंदेलों का एक राजा था परमार्दी देव चंदेल। कौन राजा था? परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल के पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या है? महोबा। तो लिख लो, महोबा का युद्ध। हेडिंग डालो एक, 1182 में, उसी साल महोबा का युद्ध, बैटल ऑफ महोबा। यूपी एमपी बॉर्डर में, एमपी वाली साइड में महोबा नाम की जगह पड़ती। कब हुआ है महोबा का युद्ध? बताओ। देखिए 1182। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा? महोबा का। क्यों हुआ युद्ध? सुनना। देखो, हुआ क्या था, एक बार पृथ्वीराज की सेना कहीं से लौट रही थी। परमार्दी देव चंदेल उन सैनिकों, घायल सैनिक थे, कुछ घायल सैनिक पीछे रह गए। सेना जाएगी तो जो घायल होंगे वो थोड़े पीछे रह जाएंगे, धीरे धीरे चल के आएंगे। वो घायल बेचारे धीरे धीरे चल के आ रहे थे, परमार्दी देव चंदेल उनको मार देता है। पृथ्वीराज ने कहा यार मेरे घायल तेरे क्या ले रहे थे जिनको मरवा दिया। इस कारण इनमें युद्ध हो गया था। देखो कारण, युद्ध का कारण, रीजन ऑफ बैटल या कॉज ऑफ बैटल लिखो। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर ऑफ पृथ्वीराज। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। एक ही कारण है। अब नीचे जगह छोड़ के लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज जीता और पृथ्वीराज जीतने के बाद अपने एक सेनापति को महोबा सौंप दिया कि तू इसका ध्यान रख। सेनापति का नाम था पंजुन राय। क्या नाम था?
पंजुन राय नाम करके सेनापति हुआ करता, लिखो। तथा इसने पंजुन राय को महोबा सौंप दिया, एंड ही हैंडेड ओवर महोबा टू पंजुन राय। तथा इसने पंजुन राय को महोबा सौंप दिया, उसको छोड़ गया कि तू ध्यान रखेगा महोबा का। एंड ही हैंडेड ओवर महोबा टू पंजुन राय, किसको महोबा सौंप दिया। यह युद्ध वास्तव में न तो इस बात के लिए याद किया जाता है कि पृथ्वीराज जीत गया था, ना इस बात के लिए याद किया जाता है कि उसने परमादित्य चंदेल को हराया, ना इसके लिए याद किया जाए कि उसमें किसको छोड़ गया था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परमादित्य चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। कौन कौन सेनापति थे, इनके नाम याद रखना। कोई पूछेगा आल्हा और उदल किसके सेनापति थे, परमादित्य चंदेल के। किसके खिलाफ लड़ते हुए, लिख लो, परमादित्य चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमादित्य चंदेल, आल्हा और उदल। परमादित्य चंदेल के सेनापति कौन कौन है, परमादित्य चंदेल के सेनापति, आल्हा और उदल। ये याद रखना भाई। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था ना, उससे पहले कई साल पहले आला उदल की परमादित्य चंदेल से लड़ाई हो गई थी। इसलिए जब युद्ध होने वाला था तो आला और उदल दोनों महोबा में थे, नहीं बाहर थे। परमादित्य चंदेल को पता चला कि आक्रमण होने वाला है, पृथ्वीराज बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो उसने अपने दो सेनापतियों को वापस बुलाया। सेनापति कौन कौन है, और समाचार भेजा, भाई आला और उदल जो गलती भी उसको माफ करो, अपने बीच में जो मनमुटाव था वो देख लेंगे, एक बार तुम दोनों साथ देने के लिए आओ। आला उदल को लेटर मिला तो उन्होंने कहा क्यों जाए साथ देने के लिए, इस परमादित्य चंदेल ने थोड़े टाइम पहले लड़ाई करके अपने को निकाला था, अब मरे खपे जी अपना क्या लेता है, अपने को इसकी सहायता नहीं कर। ये बात आला उदल की मां को पता चलती है, तो आला उदल की मां उन दोनों को फटकारती है। पर आला उदल की मां कहती है कि जब देश की रक्षा का सवाल हो तब आपस के मनमुटाव नहीं देखे जाते। जब ये सवाल हो कि कोई दुश्मन तुम्हारी धरती पर कब्जा करना चाहता है तो घर की लड़ाइयां बाद में निपटी जाएगी, पहले घर को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हे मेरे पुत्रों, दूध को लज्जित मत कर देना, इस प्रकार से जाओ और जाकर लड़ो। परमादित्य चंदेल से तुम्हारी लड़ाई हो सकती है पर महोबा से लड़ाई नहीं है। महोबा तुम्हारा घर है, महोबा तुम्हारा देश है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम जब उस आला उदल की मम्मी के स्टेटमेंट देखते हैं, मम्मी की प्रतिक्रिया देखते हैं, तब लगता है कि राजस्थान के बारे में एक बात बहुत गलत सी लिख दी गई कि राजस्थान वीरों की धरती है। मैं यदि लिखता तो मैं लिखता राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। ऐसी माएँ थी, इस वजह से बेटे रंगड़ हो गए। ऐसी माएँ थी जो बेटों को लड़ने के लिए भेज देती कि हमारे आपस के मंडमुटाव बाद में देखे जाएंगे, पहले अपना एकमात्र काम क्या, देश की रक्षा कर। वो युधिष्ठिर वाला प्रसंग है कि एक बार कौरवों की किसी से लड़ाई होती है, अगला बंदा कौरवों को पकड़ लेता है। युधिष्ठिर के पास समाचार आता है कि कौरवों को पकड़ लिया गया, तो युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को कहता है कि जाओ छुड़ाओ कौरवों को जाके। भीम दिमाग खराब आदमी था ही वैसे, भीम ने कहा भैया दिमाग खराब आपका, ये कौरव डेली हमें मारने की प्लानिंग करते रहते हैं और आप कहते हो कौरवों को छुड़वा कर लो, अपने क्या लेता है, दुश्मन ने कौरवों को पकड़ लिया, मार दे तो ठीक है। युधिष्ठिर हंस के उसे कहते हैं कि वही हम पंचम अधिकम सतकम, जब हम आपस में लड़ते हैं तब 5 हम और वो 100 है, जब कोई तीसरी पार्टी लड़ेगी हम 105 है। घर की लड़ाइयां घर तक सीमित रखी जानी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। मुझे और याद आता है 1962 में जब चाइना अपने पर हमला कर देता है, उससे पहले तक नेहरू जी नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, चीन हमारा दोस्त है। अचानक चीन ने हम पर अटैक कर दिया, भारत की पूरी संसद बौखलाई हुई थी, नेहरू जी पर वार प्रत्यावार हो रहे थे लगातार, और आपकी गलती, आपने कुछ ही नहीं किया, चीन वाले मुंह में राम बगल में छुरी रख रहे थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने सेना अच्छी क्यों नहीं लगाई, हथियार सेना को क्यों नहीं दिलाए, खूब सारी बातें थी। तब एक युवा एमपी था संसद में, वो खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि एक बार केवल और केवल हमें चाइना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेहरू जी यही है, जब चाइना वाला आक्रमण खत्म हो जाएगा नेहरू जी के पूरे बाढ़ उखाड़ लेंगे अपने, नेहरू जी को धज्जियां उड़ाएंगे संसद के अंदर। लेकिन एक बार नेहरू जी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय जब देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, आप इसकी लड़ाइयों को भूलते हैं, हम फ्री हैंड देते हैं, पूरी संसद आपको फ्री हैंड देती है, चाइना के खिलाफ जो एक्शन लिए जाने चाहिए वो लिए जाए। वो युवा सांसद था अटल बिहारी वाजपेयी। सांसद कौन था? ये घटनाएं बोले वर्तमान की हो बोले पुरानी, ये बताती है कि जब भी देश पर हमला हो तब आपस के मनमुटाव देखने नहीं होते। तो किसकी मां अपने 2 बेटों को भेज देती है? आला और उदल। तो आला उदल इतने प्रसिद्ध है कि यूपी एमपी साइड में, अपने भरतपुर धौलपुर साइड में हर होली पे आला उदल गाए जाते हैं। हिंदू धर्म ये तक मानता है कि आला उदल मरे ही नहीं थे, आला उदल अमर हो गए, कि आला उदल की लाश ही नहीं मिली थी युद्ध के अंदर। कहा है कि हिमालय के अंदर रहते हैं, अभी तक मरे नहीं, अभी तक वो जिंदा है। हिंदू धर्म खूब सारे लोगों के बारे में ऐसी बातें करता है कि वो मरे नहीं, जिंदा। गोपीचंद भर्तरी, गोपीचंद भर्तरी मामा भांजा थे, दोनों सन्यासी बने थे, दोनों अभी तक जिंदा। हनुमान जी जिंदा है, इसलिए कहते हैं हनुमान जयंती नहीं होती, हनुमान जन्मोत्सव होता है। हनुमान का जन्म हुआ था, जयंती उन लोगों की होती है जो मर जाते हैं। हनुमान जब मरे नहीं तो किस बात के। अश्वत्थामा
द्रोणाचार्य के बेटा स्वत्थामा, उनके लिए कहा जाता है कि वो हिमालय में अभी तक जिंदा है। जो भी हो, जिंदा कहने का मतलब है कि अला और उदल अमर तो है, आज भी हम उनको याद करते हैं। इस महोबा के युद्ध को कोई इस बात के लिए याद नहीं करता कि पृथ्वीराज कितना अच्छा लड़ा होगा, इस बात के लिए याद करते हैं कि उसके सेनापति कौन लड़ रहे थे सामने से। ये तो उसकी महोबा वालों से लड़ाई, एमपी वालों से लड़ाई। उसकी एक लड़ाई होती है गुजरात वालों से, गुजरात वालों के साथ उसका युद्ध होता नागौर का युद्ध। लिखो एमपी, अगला लिखो नागौर का युद्ध। दो लोगों के बीच में, पृथ्वीराज वर्सेज गुजरात का एक चालुक्य राजा भीम सेकंड। भीम सेकंड चालुक्य कहां का राजा? गुजरात। लिखो युद्ध के कारण, बैटल ऑफ नागौर लिख लो, किस किस के बीच में ये लिख लो, फिर लिखो युद्ध के कारण। एक तो शक्तिशाली राजाओं के बीच में युद्ध का एक बड़ा कारण होता है कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। गुजरात वालों की बाउंड्री पाली तक आ गई थी। गुजरात वाले राजाओं की बाउंड्री कहां तक है? पाली से आगे अजमेर वालों की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो बाउंड्री जहां भी टच होगी, यदि दोनों शक्तिशाली है तो लड़ाई होनी स्वाभाविक है। भीम सेकंड शक्तिशाली पड़ा, नागौर तक आ गया। बाउंड्री कहां तक लग रही है? पाली तक। ये क्रॉस करके कहां तक आ गया? नागौर। तो पृथ्वीराज को बाहर निकलना है, तो लड़ाई भी वो चाहता था कि मैं तेरे इलाके में कब्जा कर लूं, वो इधर आके कब्जा करने लग गया था। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर स्टेट या देयर टेरिटरी या देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? हमने पढ़ा कि चालुक्यों और चौहानों के बीच में लंबे टाइम से वैसे नहीं बनती थी। चौहान और चालुक्य कई पीढ़ियों से लड़ रहे थे। तो लिख लो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी थी। चौहानों तथा चालुक्यों में, पर एक उस टाइम एक कारण बना था। अपने आबू के अंदर परमार हुआ करते। आबू में कौन सा वंश था? परमार वंश। इस परमार वंश की एक राजकुमारी थी, इच्छिनी देवी। क्या नाम था? कि कौन से वंश की राजकुमारी है? परमार वंश की। परमार कहां राज कर रहे हैं? आबू के अंदर। और उसकी राजकुमारी का नाम क्या है? इन दोनों की इच्छा थी कि इससे ब्याह कर ले, लेकिन इच्छिनी देवी से शादी कर लेता पृथ्वीराज। तो भीम सेकंड के नाराज होने का एक ये भी कारण था कि इच्छिनी देवी से शादी की उसकी इच्छा पूरी। देखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस। इच्छिनी देवी, बोथ वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस। इच्छिनी देवी, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। तथा पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था। एंड पृथ्वीराज मैरिड हर। तथा पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था। एंड पृथ्वीराज मैरिड हर। तो ये इस बात से भी नाराज था। युद्ध हुआ, युद्ध में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला होता है। ये जीतने वाला था, इतने में भीम सेकंड चालुक्य का एक प्रधानमंत्री, उसका एक सेनापति आता है, जगदेव प्रतिहार। कौन आता है? और उसने आगे पृथ्वीराज कहा, भाई हमारी गलती हो गई, हमारा राजा तुमसे संधि करने के लिए तैयार है। तो कोई आपसे पूछेगा कि इन दोनों के बीच में संधि करवाने वाला सेनापति कौन था? तो कौन था? लाइन चेंज कर लिखो, कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखना। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया था? समझौता। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज कौन से वंश का है? भीम सेकंड, इच्छिनी देवी, जगदेव समझौता करवाने वाला।
अग्निकुंड में कौन कौन सी जातियां थी? चौहान, चालुक्य, परमार और चारों हैं। लड़ाई किस किस के बीच में? चौहान और चालुक्य। किस किस वंश के लिए? परमार। समझौता कौन कराए? याद रहेगी बात? चलो अगला लिख लो। हेडिंग डालो एक, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। चौहान के कोष्टक में लिखना पृथ्वीराज, गहडवाल के कोष्टक में लिखना जयचंद। जयचंद यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज, कन्नौज का राजा था। चौहान गहडवाल डिस्प्यूट लिख लो या पृथ्वीराज जयचंद डिस्प्यूट लिख लो, दोनों एक ही बात है। देखो विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। विग्रहराज चतुर्थ के टाइम में अजमेर वाले चौहानों ने दिल्ली जीत ली थी, पर उन्होंने दिल्ली पे कब्जा नहीं किया। दिल्ली में तोमर ही बैठे थे और तोमर इनको क्या दे रहे थे? टैक्स। जयचंद कन्नौज का एक बड़ा राजा और जयचंद चाहता कि दिल्ली पर कब्जा कर ले। कहां पर कब्जा कर ले? दिल्ली सेंटर में पड़ता तो हर कोई कब्जा करना चाहेगा। दिल्ली में राजा था कोई अनंगपाल तोमर। कौन राजा था? अनंगपाल तोमर मरा तो उसके कोई बेटा बेटा था नहीं, तो पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज ने जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसने कहा भाई दिल्ली वैसे हमने जीत ही रखी थी पहले से, और पहले तो तोमरों में आगे लगातार बेटे थे तो राज कर रहे थे, अब जब कोई बेटा ही नहीं है तो तोमरों में तो राजा बनेगा नहीं, हम इस पे कब्जा करेंगे। इस बात से जयचंद नाराज था और जयचंद को लगता था यार दिल्ली मेरे नजदीक पड़ी, मैं कब्जा करूंगा, और उस पर जाके कब्जा किसने कर लिया था? तो कोई पूछेगा पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में कौन सी जगह को लेकर लड़ाई थी? दिल्ली को। लिखो, दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू कैप्चर दिल्ली। दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू कैप्चर दिल्ली। दिल्ली पर क्या करना चाहते थे? एक बड़ी और जोरदार बात हुई कि जो जयचंद था ये इस बंदे की सहायता कर रहा था, आपके परमार्दी देव चंदेल की। किसकी सहायता कर रहा था? जब महोबा वाला युद्ध हुआ तो जयचंद ने अपनी आर्मी भेज दी थी, तो पृथ्वीराज को लगता था यार मेरी लड़ाई चंदेलों के साथ है, तुमसे तो कुछ मांग ही नहीं रहा, तुम क्यों पंचायती करते हो बीच में? लिखो, 2 नंबर लिखो। जयचंद परमार्दी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी देव चंदेल। एक कारण वो बहुत फेमस सी कहानी है जो अक्सर आप सुनते हो कि जयचंद की एक बेटी थी और उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? किसकी बेटी है संयोगिता? जयचंद की बेटी है। और कहते हैं भाई संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से यूं दिलो जान से मोहब्बत करते थे। और संयोगिता ने जाकर एक बार जयचंद को कहा कि डैडी शादी करूंगी तो मैं किसके साथ करूंगी? पृथ्वीराज ने कहा, जयचंद ने कहा और कोई मिला ही नहीं, ये दुश्मन ही मिला, खूब सारे राजकुमार है, किसी दूसरे के साथ ब्याह कर लेती, किसी दूसरे को पसंद कर लेती। उसने कहा नहीं, मोहब्बत ये चीजें कहाँ देख पाती है, प्यार हो जाए तो हो ही जाए, इसमें दुश्मन वाली क्या बात है। जयचंद को लगा यार बेटी उससे शादी करे, इससे पहले मैं बेटी की और कहीं शादी कर दूं। पहले कहते हैं कि भाई राजकुमारी अपना वर खुद चुनती, स्वयं वर चुनेगी, इसलिए क्या बोला करते थे? तो घोषणा की गई भाई राजकुमारी संयोगिता अपना स्वयंवर रचने जा रही है, भारत में जो कोई राजकुमार तथा राजा शादी के इच्छुक है अपना रिज्यूम लेकर पधारे। एक बड़े से हॉल में सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठे थे। संयोगिता को एक माला दी गई कि जाओ एक एक से बात करो, जो तुम्हें पसंद आए उसके गले में माला डाल दो। वो एक एक से जाके पूछ रही थी कि जेम्स टोड की दोनों किताबों के नाम बता दे, है ना, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, कायम खान रासो किसने लिखी थी, पर कोई भी स्टूडेंट सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तो वो रूम से बाहर निकली। कहते हैं इस दरबार में या ये जो स्वयंवर रचा गया था उसमें जयचंद ने भारत के सारे राजाओं को बुलाया, पृथ्वीराज को छोड़ के। पृथ्वीराज के साथ वैसे दुश्मनी थी, उल्टा उसने पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए उस हॉल के बाहर एक मूर्ति लगवाई, और मूर्ति पृथ्वीराज की मूर्ति लगवा, कहा भाई पृथ्वीराज गेट कीपर बन सकता है मेरे बाहर, गेट के अंदर तो घुस नहीं सकता। संयोगिता बाहर निकलती है, उस गेट कीपर के गले में माला डालती है। संयोगिता ने कहा मैं तो इसी से प्यार करती हूँ और इसके साथ ही जाऊंगी। पृथ्वीराज पहले से बाहर तैयार खड़ा था। पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर निकल जाता है वहां से। पृथ्वीराज की सेना और जयचंद की सेना लड़ाई करती है, पृथ्वीराज फिर जीतता है, उसके अंदर संयोगिता को लेके आ जाता है। तो अब जयचंद नाराज होना चाहिए, राजी रहना चाहिए? नाराज हो गया यार, आप ऐसे कर गए उसके साथ। देखो
पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स डॉटर संयोगिता एंड मैरिड हर। किडनैप्ड जयचंद्स डॉटर संयोगिता एंड मैरिड हर। जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। अपने ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि बात झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं भी थी, और भारत को प्रेम कहानियों में मजे ज्यादा आते हैं, इसलिए कहानी पॉपुलर हो गई, बाकी ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं थी। हाँ, तुम पढ़ाई करे, तुम झूठ झूठ बोला इस चक्कर में लाइट हुई। तो प्यार हर आदमी को कई बार होता है, तेरे को नहीं हुआ तो फिर चेक कर इस बात को कि कहां खराबी है। होना चाहिए, हर आदमी को होता है, ज्यादा 10-15 बार होता है, लड़कों को तो देखते ही हो जाता है। यार ठीक बात करता है तू, एकदम इस उम्र के अंदर आके तू ये नहीं समझ रहा है। लिख लिया? अच्छा तो लो, सुन लो बात। लाइट वापस, क्या है लाइट कैसे गई हुई है, तो अब इन्वर्टर भी बंद हो गया, अब कुछ नहीं चलेगा, अब क्या करें? तो है किसको फोन कर रहा है? नवीन जी लाइट लाते हैं। अच्छा सुन लो, आ जाएगी आ जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, अभी आ जाएगी 2-4 मिनट। तो ज्यादातर इतिहासकार अपने ये मानते हैं कि भाई जयचंद की बेटी जो संयोगिता है, इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं थी, ये मनगढ़ंत सी एक कहानी है जो बाद में लिख ली गई। पर एक इतिहासकार कहता है कि ये बात सही है, दशरथ शर्मा। कौन कहते हैं? दशरथ शर्मा ने चौहानों पे खूब लिखा। वो लिखते हैं कि चौहान ब्राह्मण है, वो लिखते हैं कि विग्रह चतुर्थ का जो शासन काल है वो चौहानों का क्या है? स्वर्ण काल। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है वो सच्ची है। दशरथ शर्मा ने चौहानों पर पूरी बुक लिखी थी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। कौन सी बुक लिखी थी? द अर्ली चौहान। अर्ली मतलब प्रारंभिक चौहान जो राजा थे, इन पे पूरी बुक लिखी हुई। तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन से इतिहासकार ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है, लिख लो, दिख जाएगा, आंखें अपने आप अनुकूलन हो जाती है। 5-7 मिनट में आ जाएगी लाइट। हाँ तेज बोल लूंगा मैं, ठीक है। अब तो यार धीमे बोलूं तो भी आवाज आनी चाहिए, पंखे वंखे नहीं चल रहे, इसी में कंटिन्यू करना। क्या हुआ? हाँ कहां से डिस्टर्बेंस हो रहा है? लिफ्ट से आवाज आ रही है? उससे तुम डिस्टर्ब हो जाते हो? ठीक बात। लिखो, तुम्हारे नए बैच वालों को मुझे समस्याएं कई अलग अलग लगी। देखो, दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया, इसी में कंटिन्यू करना, बॉक्स में बंद करके। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी। इस प्रेम कहानी को क्या किया? स्वीकार किया। बाकी वाले सब इतिहासकार कहते हैं वैसी कोई बात नहीं। नीचे लिख लो दशरथ शर्मा की पुस्तक, बुक ऑफ दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की पुस्तक, कोष्टक में लिखो द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। हाँ द अर्ली चौहान। ये बाहर वाले बोल रहे हैं क्या? वो एक तो पीछे वाला गेट बंद कर दो अपना, ये हो ही नहीं सकता। तो बाहर से, अरे अरे शांत, और बाहर से ज्यादा रही, मैं जोर से बोल द अर्ली चौहान डायनेस्टी। अब मेरी वाली गुंजेगी। आप ध्यान ही क्यों दो बाहर, अपने क्लास में ध्यान दो। लेला मजनू थे, लेला मजनू। तो एक बार लेला भागती भी जा रही थी मजनू से मिलने के लिए कहीं पे, रास्ते में कोई सुल्तान बैठा था, नमाज पढ़ रहा था। लेला भागी तो उसके दुपट्टा वुपट्टा कोई सुल्तान के अड़ा, सुल्तान खड़ा हो गया, नमाज बीच में टूट गई। लेला वापस लौट रही थी जब मजनू को लेके, तो उसने कहा लड़की रुक, और तुझे पता नहीं था मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं भगवान को याद कर रहा था, तू बीच में डिस्टर्ब करके चली गई। उसने कहा सुल्तान तुम्हारे भगवान को याद कर रहे थे, फिर भी तेरा कंसंट्रेशन मेरे से टूट गया। मैं मेरे प्रेमी से मिलने जा रही थी, मुझे फिक्र ही नहीं थी कि बीच में कौन आ रहा है और कौन है नहीं आ रहा है। तो तू भी कम से कम भगवान से इतना तो प्यार कर कि दूसरी कोई चीजें डिस्टर्ब ना। तो पढ़ाई से इतना तो प्यार करो कि बाहर वाली चीजें डिस्टर्ब ना करे। तो कौन हो गया आपके कि बुक का नाम क्या? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। किसकी बुक है? तो पड़ोसियों में उसने 3 लोगों को हराया। एमपी वाले कौन से पड़ोसी को? परमार्दी देव चंदेल। आपके गुजरात वाले कौन से पड़ोसी को? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज के कौन से पड़ोसी को? जयचंद गहड़वा। घर में किस किस को हरा के आपने? नागार्जुन और अपरगम। राज्य में एक जनजाति को हराया, किसको?
इसी टाइम आपके गजनी के अंदर एक नया राजा बना हुआ है, मोहम्मद गोरी। कौन बना हुआ है? मोहम्मद गोरी, अपने अफगानिस्तान का राजा। अफगानिस्तान में जगह कौन सी पड़ती है? गजनी। वहां से आगे बढ़ता है अपने पंजाब की तरफ। कहां पे बढ़ता है? और अपने पंजाब में एक जगह पड़ती है बठिंडा। कौन सी जगह? वहां बठिंडा पे कब्जा कर लेता है। अब जब उसने बठिंडा पे कब्जा किया तो आगे और बड़ा हरियाणा की तरफ आया। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली बैठा था, उसे लगा कि यार ये तो आगे आ रहा है, तो हरियाणा में सामने चला के जाता है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? तराइन में युद्ध होता है किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और गोरी। क्योंकि गोरी ने पहले कहां पर कब्जा कर लिया था? बठिंडा। लेकिन उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीतता है, बहुत ढंग से पृथ्वीराज जीतता है, गोरी को भगाता है यहां से। और उल्टा गोरी को पकड़ लिया जाता है। गोरी को पकड़ते हैं, पकड़ के पृथ्वीराज के दरबार में लाते हैं और गोरी को पूछा, भाई हाँ गोरी दे जवाब, कैसे आया था इधर, क्या किया जाए तेरे साथ? गोरी ने कहा, काली गाय हूं तुम्हारी, आज के बाद इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करूंगा, धूड़ खाई, आइंदा से ध्यान रखूंगा, एक बार छोड़ दो। तो कहते हैं पृथ्वीराज ने कहा, भाई छोड़ दिया जाए। जो मंत्री संतरी बैठे थे पास में, उन्होंने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्यों छोड़ दिया जाए, किस बात का छोड़ दिया जाए, और ये वापस थोड़े दिन में अटैक करने के लिए आएगा, तो अभी पकड़ते हैं, पकड़ के मार देते हैं इसको। पृथ्वीराज मुस्कुराया। पृथ्वीराज ने मुस्कुरा कर कहा कि इसका मतलब पृथ्वीराज के मंत्रियों को आजकल युद्ध से डर लगता है, उनकी तलवारों को जंग लग गया है। तुम्हें क्या लगता है कि गोरी दोबारा आएगा तो हम लड़ नहीं पाएंगे? हम दोबारा लड़ लेंगे। भारत की संस्कृति कहती है कि यदि कोई दुश्मन माफी मांगता है तो उसे मारना नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति कहती है कि यदि दुश्मन की सेना भाग रही है तो भागते हुए पर कभी भी आक्रमण नहीं। यार अपनी संस्कृति को तो माने। मंत्रियों ने कहा, सर भारत की संस्कृति उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो भारत की संस्कृति को मानते हैं। ये अटक पार का आदमी है और भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं करता है, ये वापस आएंगे थोड़े दिन बाद। पृथ्वीराज ने कहा, वापस लड़ लेंगे। गोरी को कहा, तू भाग यहां से। गोरी यहां से तराइन से थोड़ा पीछे हटा और वापस जाके बैठ गया उधर पंजाब की साइड में। वापस पूछा, भाई इधर क्यों बैठा हुआ, किस लिए बैठा हुआ? तो उसने कहा कि वास्तव में दिक्कत यह है कि गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी के राजा मेरे बड़े भैया है, और बड़े भैया ने मुझे भारत पर आक्रमण के लिए भेजा, पर भारत में मैं आपसे हार गया। तो अब जो बड़े भैया हैं वो जिस दिन मैं हारा था उस दिन से छुरी तेज कर रहे हैं कि मैं गजनी जाऊं और मेरे को हलाल करेंगे जाते। इसलिए प्लीज पृथ्वीराज थोड़े दिन तक यहां बैठे रहने दे, थोड़े दिन में भैया का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। उसने कहा, बैठे रहने तो क्या है। पर पृथ्वीराज को लगा कि यार क्या पता आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ये भी तराइन के आसपास जाके बैठ गया, अपनी सेनाएं वहां पर लगा दी। उधर गोरी बैठा है, लगभग 6-7 महीने हो गए। गोरी आक्रमण छोड़ो, कुछ हलचल ही नहीं कर रहा। गोरी चुपचाप सेना लेके बैठा। उल्टा कभी इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक मिले तो नमस्ते और करके जाए। मेरी तरफ से भाभी जी को भी नमस्ते बोलना। स्वयंगता पृथ्वीराज की एनिवर्सरी है तो बुके और पकड़ा के जाए गोरी। पृथ्वीराज लगा ठीक ही आदमी है। पृथ्वीराज की बाकी पड़ोसियों से बनती नहीं, एमपी वालों से नहीं बनती, यूपी वालों से नहीं बनती और गुजरात वालों से। तो पृथ्वीराज ने अपने डंके डंके सेनापति वापस भेजने शुरू किए कि गोरी से तो लड़ाई होगी नहीं, तू जाके भाई अपने कन्नौज संभाल ले, तू जाके अपने गुजरात वाला संभाल ले, तू जाके अपने महोबा वाला संभाल ले। गोरी मौके की तलाश में था और गोरी को जब पता चला कि पृथ्वीराज के पास में सेना कम हो गई। मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी खासियत थी, अक्सर वो दुश्मन की जासूसी करवा लिया करते कि अगले दुश्मन के पास में कितना सामान है कितना नहीं है। और उसे पता चला कि इसके अच्छे अच्छे सेनापति वापस लौट चुके हैं, सेना कम है। एक दिन उसने और जाना कि लेट नाइट इन लोगों ने पार्टी की, 2 बजे पार्टी कर आगे सोए थे। सुबह सुबह गोरी 5 बजे हमला करता है, तब तक चौहानों की सेना खड़ी नहीं हुई थी, उसने मार दिया था। पृथ्वीराज भागता है वहां से, हिसार वहां से निकलता है, युद्ध भूमि से निकलता है। सिरसा के पास में अपने एक जगह पड़ती है सरस्वती। कौन सी जगह थी? यहाँ पे पकड़ा पृथ्वीराज को, पकड़ के गजनी लेके गए और ले जाके मार दिया। तो तराइन के पहले युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज जीतता है और तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज पर तराइन का दूसरा युद्ध है ही नहीं। तराइन का दूसरा युद्ध विश्वासघात है। तब सोती हुई सेना पर अचानक सुबह 5 बजे अटैक कर दिया गया था। मरने के बारे में 2 कहानियां अलग अलग। कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो मुस्लिम इतिहासकार जीते हुए, वो तो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने को यहां पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके उसको अजमेर लेके गए, अजमेर में उसको राजा बना दिया। दिल्ली पर गोरी ने अपना बंदा छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़े दिनों बाद पृथ्वीराज अजमेर में राज करता है गोरी के नीचे। फिर पृथ्वीराज पुनः बगावत करता है, इस बार वापस पकड़ा गया और पकड़ के मार दिया गया। ये तो मुस्लिम इतिहासकारों की कहानी है। हसन निजामी अपनी किताब ताजुल मासिर में इस प्रकार की कहानी लिखता है। अपने वाला वर्णन दूसरा है जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वीराज के दरबार में उसका एक दोस्त था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई लिखता है, एक किताब लिखता है। इस किताब का नाम क्या? पृथ्वीराज रस। और चंद्रबरदाई उसके अंदर लिखता है कि मेरे दोस्त पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के गजनी ले गए। मुझे जब पता चला गजनी लेके, मैं पीछे पीछे गया। मैं जाके पृथ्वीराज से जेल में मिला तो मुझे पता चला कि पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी। गोरी उसकी दोनों आंखें निकाल देता है। मैंने पूछा पृथ्वीराज से बात की तो उसने कहा, यार लाते ही मेरे तो आंखें सूलन डाल डाल के आंखें निकाल ली गई थी मेरी तो। कि मैं गोरी से मिला और गोरी को जाकर, गोरी हमने तेरे को पकड़ा था और पकड़ के छोड़ दिया था, तूने हमारे राजा को पकड़ के आंखें निकाल ली यार।
तो गौरी ने कहा कि भाई तुम्हारे देश की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ लो तो पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दो, हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ते आंखें निकालो फिर मारो, तो अभी तुम्हें मारूंगा और इसको। तो चंद्रप्रदाय ने कहा यार अब तू करेगा वो तो करेगा, तूने पकड़ रखा है, पर यार हमारे राजा के पास में एक बड़ी जोरदार शक्ति है। क्या शक्ति है? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या जानता है? शब्द, आवाज पे तीर चला दे, बिना आंखों के आवाज पे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा सुबह से नहीं मिला, ऐसे कैसे होता है, आवाज पे कौन तीर तीर चला सकता है? चंद्रप्रदाय ने कहा कि गौरी इसका मतलब तूने भारत के बारे में जाना ही नहीं। हमारे तो यहाँ पे अयोध्या में एक राजा हुए थे दशरथ। कौन हुए थे? और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अक्सर वो अयोध्या के पास में बहने वाली एक नदी सरयू, सरयू के किनारे जाके रात को बैठ जाते। सरयू नदी में पानी पीने के लिए जैसे जानवर आता, जानवर अपने छपाक की आवाज करता, पानी पीता, तब वो तीर मार के जानवरों का शिकार कर लिया करते। एक दिन चमत्कार को नमस्कार, विडंबना रही कि एक दिन वहां पे पानी लेने के लिए श्रवण कुमार नाम का एक लड़का आया जो कि अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए घूम रहा था। राजा दशरथ कहीं दूर बैठे थे, जैसे उन्होंने आवाज सुनी, बर्तन की आवाज आई छपाक की, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार मर गया। वो भाग के श्रवण कुमार के पास आए, मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे मम्मी पापा बिना पानी के रह जाएंगे, पानी पिला देना राजा, जो हुआ वो तो हुआ। गए दशरथ उन्हें पानी पिलाने के लिए, उनको जब बात का पता चला तो उन दोनों माँ बाप ने कहा कि राजा दशरथ जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में मरेंगे, तूने हमारे बेटे को मार दिया, अब इस दुख को हम नहीं झेल पाएंगे, हम मर रहे हैं, एक दिन याद रखना तू भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में मर जाएगा। हम देखते हैं कि बाद में राम जी को जब वनवास मिला तो दशरथ इसी प्रकार से तड़प तड़प के मरे थे। चंद्रप्रदाय ने कहा कि यदि हमारे दशरथ शब्द वेदी बाण ना चलाते तो रामायण ही नहीं होती। क्यों राम जी वनवास जाए, क्यों बाद में कैकेयी के बेटे को राज देना पड़े, ये सब तो भाग्य विधाता के लिखे हुए थे। इसलिए हमारे यहाँ के राजा भी शब्द वेदी बाण चलाना जानते। तो गौरी ने कहा ये बात है तो मैं फिर ये कारनामा देखना पसंद करूंगा। अगले दिन कहते हैं कि पृथ्वीराज को खड़ा किया, पास में गौरी अपना मंच लगा के बैठा, सामने घंटी बांधी, क्या घंटी पे टन की आवाज आती है पृथ्वीराज को तीर चलाना है। चंद्रप्रदाय कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को अपनी भाषा के अंदर समझाया कि पृथ्वीराज कोई घंटी पे तीर नहीं चलाना आपने। तो उसने कहा तो किधर चलाऊं, कि तेरे बराबर गौरी बैठा है राइट साइड के अंदर, सल्टा दे। तो उसने कहा मुझे ये नहीं पता कि कितनी दूरी पर बैठा है, बाकी तू कर। उसने कहा तेरी सीध में इधर बैठा है एकदम, कितनी दूरी पर बैठा, दूरी बता था कि कैसे मारू। अक्सर वो एक दोहा आप सुनते रहते हो, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्राण, ताऊ पर सुल्तान और मत चुके। वो दूरी है 4 बांस जितनी दूरी, 24 गज, गज होते हैं गज फुट ये बोलते हैं, 24 गज और अंगुल 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर ताऊ पर सुल्तान है, वहां पर कौन बैठा हुआ है? सुल्तान, मत चुके चौहान। और कहते हैं जैसे ही उसको ने ये कहा पृथ्वीराज तीर चलाता है और तीर चला के गौरी को मार देता है। चंद्रप्रदाय कहता है कि उसके बाद मैंने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, दोनों एक दूसरे को कटार मार के सुसाइड कर लेते हैं वहां पर। तो ये कहानी सुनाई किसने? चंद्रप्रदाय तो मर गया। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कहा जाता है कि फिर चंद्रप्रदाय का बेटा था जलहण। क्या नाम था? कि जलहण ने यह कहानी बाद में पूरी की थी, आगे की कहानियां जलहण सुनाता है। पर पृथ्वीराज रासो को अभी तक भी हिस्टोरियन हिस्ट्री नहीं मानते। पृथ्वीराज रासो के बारे में अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने, उसी चंद्रप्रदाय ने लिखी है क्या जो पृथ्वीराज के दरबार में था, या कभी बाद में लिख दी गई? क्योंकि पृथ्वीराज रासो का पहली बार हमें पता चलता है 1676 में। कब पता चलता है? उससे पहले पृथ्वीराज रासो नाम की किसी भी किताब की कोई जानकारी नहीं थी। हम आगे पढ़ेंगे कि मेवाड़ में एक राणा जी हुए थे राज सिंह। कौन राजा हुए? और राज सिंह एक झील बनवा रहे थे राजसमंद। कौन सी झील है? राजसमंद नाम की झील बनवा रहे थे। और उस राजसमंद नाम की झील को जब बनवा रहे थे तो वहां पे प्रशस्ति लगवाई, राज प्रशस्ति, अभिलेख लगवाया जिसमें अपना इतिहास लिखवाया। तो जब वो मेवाड़ का इतिहास लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कुछ दूत भेजे कि जाओ पड़ोस के राज्यों से इतिहास पता करके आओ। वो दूत में से एक दूत अजमेर आया, तो अजमेर में उसको एक बंदा मिला और उस बंदे ने उस दूत को कहा कि मेरे पास एक बुक पड़ी है जिसमें अजमेर की हिस्ट्री है। कौन सी बुक है तुम्हारे पास? उसने कहा पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? कि चंद्रप्रदाय। वो चंद्रप्रदाय जो पृथ्वीराज के दरबार में था। कि हाँ। तो तुम्हारे पास किताब कैसे है? तो उसने कहा मैं चंद्रप्रदाय का वंशज हूं, हमारे घर पर ये किताब पड़ी। उसने वो किताब बाहर निकाल के राज प्रशस्ति वालों को दी। राज प्रशस्ति में उसकी कई बातें लिखी हुई है। मतलब घटना की जानकारी मिली 1676। ये जो कहानी मैंने पूरी सुनाई संयोगिता वाली, ये सब जो शब्द वेदी बाण वाली है, इस कहानी का पहली बार कब पता चलता है? 1600। घटना कब की है? इसका मतलब आपस में कुछ ना कुछ बीच बचाव करते हुए ये लफड़ा हुआ है, और इतने सालों के अंदर कहानी ने रूप बदल लिया। वाकई ये घटना उस टाइम की है या नहीं, इसमें अभी तक हिस्टोरियन को सत्यता नहीं लगता। क्योंकि यदि इस बात को सही मान लिया जाए कि पृथ्वीराज ने वहां पर गौरी को मार दिया था, तो फिर अपने हिस्ट्री की कई बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। हम ये जानते हैं कि 1194 में गौरी जयचंद के खिलाफ युद्ध करता है, तो इसका मतलब गौरी वापस आया था, तो इसका मतलब मरा तो नहीं है गौरी।
हम पढ़ते हैं कि 1206 में गोरी वापस आक्रमण करता है, और एक खोखर था कोई, उसने उसको छुरा मार के मार दिया था। यदि 1206 तक गोरी अटैक कर रहा है, इसका मतलब गोरी को वहां नहीं मारा गया, गोरी को खोखर ने छुरे में मार दिया था, इसका मतलब शब्द बेदी बाण से नहीं मरा है। तो अभी तक पृथ्वीराज रासो की एक भी बात हिस्ट्री नहीं मानती। पृथ्वीराज रासो का यह है कि वो लिटरेचर की दृष्टि से बहुत अच्छी बुक है, भारत में हिंदी साहित्य की पहली किताब है। हिंदी साहित्य की शुरुआत आप पृथ्वीराज रासो से मान सकते हो कि उसकी जो बोली है लगभग हिंदी जैसी सी बोली है वहां तक है, वरना उसके अंदर सत्यता नहीं है। इसलिए न तो संयोगिता वाली बात को अभी तक सच माना जाता है, न इस गजनी वाली शब्द भेदी बाण को सत्य माना जाता है। पर कुल मिला के बात यह थी कि यहां से पृथ्वीराज को लेके गए, वहां ले जाके आंखें निकाली होगी, आंखें निकाल के उसको मार दिया होगा। कहानियां बीच बीच में बदलती रहती है। फिर ये कहानियां चूंकि लव स्टोरी टाइप की कहानियां होती है, भारत में लोगों को पसंद आती है, इसलिए लोग याद करने लग जाते हैं और बाद में लोग इस पर चर्चाएं करने लग जाते हैं। जब तक हिस्ट्री को एग्जैक्टली फैक्ट ना बताए कैसा हुआ था या नहीं हुआ था, तब तक पृथ्वीराज रासो की बातें सच्ची नहीं। आई बात समझे? तो सत्य कब पता चला पृथ्वीराज रासो का पहली बार? घटना कब की है? 400-500 साल हो गए। कितने साल हो गए? और 500 साल के अंदर अपनी कहानियां इतनी चेंज हो जाती है जिसकी हद नहीं। वो दिलीप सर एक उदाहरण देते हैं, एक सीरिया में एक राइटर वे खलील जिब्रान। कौन राइटर वे? खलील जिब्रान नाम करके एक राइटर वे। और खलील जिब्रान एक कहानी लिखते हैं। तो वो कहानी लिखते हैं कि एक बार एक गांव था, पहाड़ों के बीच का एक गांव था। गांव में 7 लड़के खड़े थे, और 7 लड़कों ने, वहां चौराहे पे कुछ लड़के खड़े थे, और कुछ लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि देखो आसमान में 7 सफेद हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। सबने देखा कि 7 हंसों का एक जोड़ा उड़ता हुआ जा रहा था। इतने में कोई बोला कि यार उस जो 7 सफेद हंस, उसमें राइट वाला जो हंस है, उसके राइट पैर के पास एक काला छोटा सा तिल है, दाग है। और सबने देखा कि हाँ यार सफेद हंस पर काला दाग है। उन्होंने गांव में जाके कहानी सुनाई कि आज हमने 7 हंस देखे जिनमें एक हंस के इतना बड़ा काला दाग है। आज भी उसी गांव में वो कहानी सुनाई जाती है कि किसी टाइम यहाँ पर 7 काले हंस रहते थे। कौन से हंस रहते थे? तिल बड़ा बड़ा होते होते हंस ही क्या हो गए पूरे। तो 500 साल बाद तो यार कहानी अपने आप में क्या हो जाए। मत तो 500 छोड़ो, मैंने आज संयोगिता वाली आपको बात बताई, थोड़ी सी बात बताई, आप घर पे जाके अपने रूममेट को सुनाओगे तो ही कहोगे अरे यार सर ने आज संयोगिता के बारे में बताया था, कितनी सुंदर थी, हो। मैं वर्णन नहीं कर सकता भाई साहब, जबकि मैंने नहीं बताया। आप घर पे जाके अपने फ्रेंड को भी अपनी तरफ से 2 बातें लगा के बताते हो, तो 500 सालों में तो कई बातें लगा दी गई। तो त्रैन के कितने युद्ध हुए? त्रैन का पहला युद्ध, उसमें कौन जीता? और त्रैन के दूसरे युद्ध में कौन जीता? लिख सकते हो यार? दिख रहा है? मोबाइल की टॉर्च जलाओ यार, लिखो क्या है। हाँ किसको? ऐसे जैसे मैंने बताई ऐसे ही माने, लिखो। वो सारी गलत मानते हैं, शब्द बेदी बाण वाली कोई नहीं मानता उसको, हिस्ट्री मानती नहीं। लिखो त्रैन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। सारे खोल दो पर्दे, सारे हटा लो, बोले उधर वाले हटा लो। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, त्रैन का पहला युद्ध 1191, 1191। अरे लिखो अपने, क्यों देना आवाज पे ध्यान। 1191 इसमें गर्मी से नहीं मरेंगे, आज दिन तक गर्मी से कोई नहीं मरा। लिखो 1100, बस राजस्थान के लोगों की गर्मी कैसे लग सकती है। 1191 इसमें नीचे लिखो पृथ्वीराज वर्सेज गोरी, पृथ्वीराज वर्सेज गोरी। पृथ्वीराज वर्सेज गोरी। गोरी गजनी का राजा है, क्वेश्चन लिख लो गजनी। कारण लिखो, कारण। एक तो वही गजनी वालों लंबे टाइम से अटैक कर रहे थे और इधर वाले उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो लिखो चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड गजनीज किंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड गजनीज किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। 2 नंबर लिखो, गोरी ने बठिंडा पर अधिकार कर लिया था। बठिंडा पंजाब में जगह, गोरी ने बठिंडा पर अधिकार कर लिया था। गोरी कैप्चर्ड बठिंडा। कारण हो गए, नीचे जगह छोड़ के लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया, पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया, पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल।
एक दिल्ली का एक बंदा पृथ्वीराज के साथ में गया था इस युद्ध में, गोविंद राज तोमर, क्या नाम था? गोविंद राज तोमर थे दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली वाला गोविंद राज इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ था, और वो कहते हैं गोरी को घायल करता है, वो बर्छी वर्छी मारता है तो गोरी के दांत तोड़ देता है, तो गोरी को घायल करके यहाँ पे पकड़ के लेके आए थे। देखो, दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने, गोविंद राज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने, गोविंद राज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी, गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी, गोरी को घायल कर दिया था। तामुर तामुर सामंत हुआ करता है। आगे लिखो, दूसरा लिखो, तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन का दूसरा युद्ध। अगले साल 1192 में 1192, 1192 देखो, इस युद्ध में गोरी जीत गया, गोरी वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में गोरी जीत गया। अच्छा वाह, अच्छा इधर इधर लाइट गई, उधर नहीं गई अपने, ये दो चीज लिख लेते हैं फिर। क्या लिखा? इस युद्ध में गोरी जीत गया। सिरसा, सिरसा पड़ता है हरियाणा में, यहीं आगे, हरियाणा में जगह का नाम है एक सिरसा, सिरसा के पास में कोई जगह थी सरस्वती, क्या नाम था जगह का? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया था। लिखो, सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा, सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा, पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। पृथ्वीराज अरेस्टेड, पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड, पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। पृथ्वीराज जगह का ही नाम है वहां पर, सरस्वती नदी के किनारे को के अंदर रहा होगा तो। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड, तथा उसे मार दिया गया, एंड ही वॉज किल्ड, तथा उसे मार दिया गया, एंड ही वॉज किल्ड। तराइन हरियाणा में जगह है। एक राइटर हुआ है हसन निजामी, क्या नाम है राइटर का? हसन निजामी नाम करके एक राइटर है, जिसने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, बुक का नाम है ताजुल मासिर। क्या नाम है बुक का? लिखो, हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, ये नहीं मानेगा बात। फिर अपने उधर मेन बिल्डिंग जानते हो, मेन बिल्डिंग तो पता ही, फीस जमा करवाई होगी, तो मेन बिल्डिंग में नीचे जो बेसमेंट है उस साइड में लाइट है, इधर को ट्रांसफार प्रॉब्लम चल रही होगी, तो ये जाएगी आएगी ऐसे करेगी, तो उधर बैठ जाता अपने बेसमेंट के अंदर, है ना, वरना ये वापस आपको डिस्टर्ब करे। एक बात और सुन लो, ये लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। कल आपकी क्लास सुबह लगाई जा सकती है क्या? कल कल के लिए, क्योंकि मैं और विजय सर दोनों कल किसी बाहर जाएंगे, आउट ऑफ जयपुर जाएंगे, तो शाम को क्लास लेके निकल पाएंगे। कल कल सुबह 7 से 11 लगा दे। परसों संडे की छुट्टी है, मंडे को वापस जैसे एजिटेज होती है वैसे हो जाएगी, खर्च किया जा सकता है। तो कल 7 बजे आना, अभी अपने बेसमेंट में चल लो, ये मैं वापस समझा दूंगा, परसों वापस ढंग से पढ़ा दूंगा।